वन को किया गया था. We wanted to skip this, but then I insisted that नहीं, let's do it. So रा पूछता है, सॉरी डॉन पूछता है कि जिम ने एक सवाल पूछा है कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी भर जो गुस्से में मैं गलतियां करता गया वो क्यों की, उस मिस्ट्री के बारे में शायद मुझे पता चल गया है. और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर वाले मन में, सबकॉन्शियस माइंड में मैं जानता था कि मैं नई से नई चीजें सीखने की काबिलियत रखता हूं, लेकिन हर चीज में कामयाब होना, परफेक्ट होना और मेरा धरती पे मेरा मिशन पूरा करना, ये has been energized by the Orion group into irrational destructive anger when I fail. ये जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ और जो मुझे गुस्सा आता है वो ओरायन ग्रुप की वजह से है, और बिना मतलब के और ऐसा गंदा वाला गुस्सा कि मैं तोड़ फोड़ कर दूं, इस तरह की चीजें होती हैं. तो क्या मैं सही सोच रहा हूं? हाँ, मतलब जैसे ये कहीं फेल होता है तो इसका क्या कहते हैं, इसको अजीब सा गुस्सा आने लग जाता था, तोड़ फोड़ शुरू कर देता था ये जिम. तो उसको समझ में आ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं फेल होता हूँ और जैसे ही मेरे अंदर गुस्सा ट्रिगर होता है तभी ओरायन मेरे को पीछे से ना ऑपरेट करने की कोशिश करता है, शायद मेरे द्वारा. क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? तो रा कहता है, वी वुड सजेस्ट दैट एज दिस एंटिटी इज अवेयर ऑफ इट्स पोजीशन एज अ wanderer, it may also consider that pre-incarnative decisions it undertook to make regarding the personal or self-oriented portion of the choosing to be here at this particular space-time. This entity is aware, as stated, that it has great potential, but potential for what? This is the pre-incarnative question. तो वो ये कह रहा है कि डॉन इसे कहता है कि देखो इसको जिम को जो है ना, मतलब रा ये कहता है कि जिम को ना देखो ये तो पता चल गया है कि हाँ वो एक वॉन्डरर है, क्योंकि अभी हमने पिछले सेशंस किए थे तो तुमने पूछा तो हमने बता दिया तुम्हें कि भाई तुम वॉन्डरर हो. कह रहा है कि और हम ये तुम्हें ये भी बता दें कि वॉन्डरर होने के साथ साथ जिम ने पैदा होने से पहले कुछ इस तरीके के अपने डिसीजंस लिए थे कि वो जो डिसीजन थे, हाँ मतलब कुछ इस तरीके के फैसले लिए थे फैसले कि जो वो, हाँ फैसले, कि ये जो फैसले हैं वो उसकी पर्सनल यानी खुद के लिए और अपने अपनी इच्छा को समझते हुए कह रहे उसके हिसाब से उसने मतलब चूज किए थे यहाँ पे पैदा होने से पहले. कह रहे कि इसको ये तो पता है कि भाई मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मतलब मेरे अंदर ये पावर और ये सारी चीजें हैं, तो मतलब मैं चीजें कर सकता हूँ. पर इसका सवाल आज भी यही है कि भाई ये पावर है तो सही, लेकिन किस लिए, मतलब पोटेंशियल फॉर व्हाट, किस काम के लिए. कह रहे ये जो सवाल है इसका, ये पैदा होने से पहले का जो लगाया हुआ है ना, कह रहे वो सवाल है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. तो फिर उसके बाद वो ये कहता है कि द वर्क ऑफ सिक्स्थ डेंसिटी इज टू यूनिफाई विजडम एंड कंपैशन. दिस एंटिटी अबाउंड्स इन विजडम. द कंपैशन इज desirous of balancing as its antithesis, lack of compassion. In the more conscious being, this expresses or manifests itself as a lack of compassion for self. We feel this is the sum of suggested concepts of thought which we may offer at this time without infringement. कह रहे देखो छठी मैम, इसका इनडायरेक्टली इसने ये बता दिया है कि ये जो जिम है ना ये सिक्स्थ डेंसिटी से ही है, अच्छा. इनडायरेक्टली बता दिया उसने. कह रहे देखो कि ये छठी घनत्वता जो होती है ना, छठी घनत्वता जिसमें रा वगैरह हैं ये लोग सारे, कह रहे वहां पर जो ज्ञान है और जो ये सहानुभूति कंपैशन, कह रहे इसका एक संतुलन होता है वहां पे. कहते हैं ये जो जिम है इसके अंदर जो ज्ञान है ना वो तो दबा के पूरा एकदम बहुत ज्यादा है इसके अंदर. कह रहे लेकिन इसकी जो इच्छा है कि यहाँ पे पैदा होने के बाद अब इसकी इच्छा ये हो रही है इस ज्ञान को इस सहानुभूति से संतुलन संतुलन करूं मैं. कह रहे इसको करने के चक्कर में क्या होता है, इसका एंटीथीसिस लैक ऑफ कंपैशन में चला जाता है, क्योंकि ज्ञान पूरी तरीके से उसको खींच के दूसरी साइड में ले जाता है, तो ये कंपैशन को बैलेंस नहीं कर पाता है. कह रहे इस वजह से ये दिक्कत इसको फेस करनी पड़ रही है. कहते हैं जो बिल्कुल अपने आप को जान चुके होते हैं ना, अपने अपने आप को जान चुके होते हैं, कह रहे उनको ये जो लैक ऑफ कंपैशन है, मतलब ये जो जिनके अंदर ये सहानुभूति नहीं होती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ज्ञानी ना उसके अंदर सहानुभूति कम रहती है. कहते हैं कि जो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ना,
कह रहे उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कभी-कभी। कह रहा है कि लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि वी फील दिस इज़ द सम ऑफ सजेस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट व्हिच मे वी ऑफर एट दिस टाइम विदाउट इन्फ्रिंजमेंट। हालाँकि हम तुम्हें ये बता दें इसका पूरा का पूरा जो गणित है, जो सम है, पूरा जो बना है, वो हम तुम्हें बता सकते हैं कि इस वक़्त हम तुम्हें मतलब जिनके बारे में बता सकते हैं कि अगर तुम चाहो तो, तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन किए बिना, तो हम तुम्हें बता पाएँगे ये। हालाँकि इतना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि देखो, जिम जो है वो छठी घनत्वता से है और यहाँ पे वो अपनी सहानुभूति जो है, सहानुभूति वाले पार्ट को बैलेंस करने के लिए आया हुआ है। ज्ञान तो बहुत है उसके पास, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है उसको। ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। अगला सवाल मैम। तो डॉन कहता है कि सेकंड साइकिल का जो मेजर साइकिल का जो अंत होने वाला है, there were a few thousand या हुआ था, there were a few 100,000 people incarnate on earth। तब लाखों लोग धरती के ऊपर पुनर्जन्म लेकर आए। there are over 4 billion incarnate today। मतलब उस वक्त के समय में जिन लोगों ने पुनर्जन्म लिया, यानी कि पॉपुलेशन शायद धरती की 4 बिलियन थी, मतलब 40 लाख हो गई। नहीं, 40 नहीं, लाख नहीं, 400 नहीं, नहीं। लाख वो हाँ। यहाँ पे ये कह रहा है नहीं, नहीं, सुनो, सुनो। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पहली सेकंड साइकिल थी ना, मतलब सबसे पहले वाली 25,000 फिर दूसरी 25,000, कह रहा है उसके अंत तक पहुँचते-पहुँचते इस धरती के ऊपर कुछ हज़ार मतलब हज़ारों की तादाद में कुछ लोग पैदा हुए होंगे, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है। और अभी हाँ, इस धरती के ऊपर जो है 4 बिलियन लोग हैं, यानी 400 करोड़ लोग हैं। There हाँ, were the over 4 billion people who incarnate today. Were they in the earth planes but not incarnate at that time, or did they come in from elsewhere during the लास्ट 25,000 ईयर साइकिल? क्या तो ये जो 4 बिलियन लोग जो अभी पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर, क्या ये अर्थ के प्लेन्स यानी मतलब अर्थ की धरती के नीचे रह रहे थे पहले और वहाँ से फिर निकल के दोबारा आए हैं? या ये दूसरे ग्रहों से यहाँ पर आए हैं अपनी इसकी आखिरी जो ये साइकिल चल रही है ताकि इसमें से ही निकल के अपनी हार्वेस्टिंग करा सके? क्या ऐसा कुछ है? सवाल इसने ये पूछा है। तो रा यहाँ पे जवाब देता है, देयर वर 3 बेसिक डिविजन्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज़ एंटिटीज़। 1 सेकंड। Firstly and primarily, those of the planetary sphere you call Maldek, having able to take up third density once again, were gradually loose from self-imposed limitation of form। कह रहे देखो, इसमें 3 तरीके के लोग हैं, जो वो सेकंड मतलब जो दूसरी घनत्वता जब वो दूसरी साइकिल जब चल रही थी, उसके बाद जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, इसमें 3 तरीके के लोग हैं। कह रहे सबसे पहले तो वो हैं, जो मेल्डेक फाड़ के आ गए थे यहाँ पे और तुम्हारे यहाँ धरती के नीचे अभी बिगफुट बन के अभी रह रहे हैं। कह रहे उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना ये कार्मिक सर्कल स्टॉप किया और अब वो आके तुम्हारे जैसे इंसानों की शेप ले चुके हैं और यहाँ पे दोबारा पैदा हो गए हैं, कुछ जो मेल्डेक से आए थे। और ये ज़रूरी नहीं है मैं मेल्डेक से आए हुए सारे के सारे मतलब ये बिगफुट बने हों। हो सकता है कुछ मतलब किसी और प्लैनेट पे रहे हों, कुछ रहे हों, तो कुछ वहाँ से उठ के यहाँ पे पैदा हुए हैं अभी। फिर वो कहता है सेकंडली देयर वर दोज़ ऑफ अदर थर्ड डेंसिटी एंट्रेंस और नियोफाइट्स whose vibratory patterns match the Terran experiential nexus. These then filtered it through incarnative processes। कह रहे दूसरे वो हैं जो तीसरी घनत्वता के ही हैं लेकिन किसी और ग्रह के हैं, ठीक है? और उनका जो अभी वो वाइब्रेटरी पैटर्न है मतलब अभी जो उनकी कंपनता है वो तुम्हारी वाली कंपनता से मैच कर रही है। कह रहे इसीलिए उन लोगों ने भी ये फ़िल्टर किया अपने आप को कि हाँ, देखें यार, अगर हम उस ग्रह पे ना पैदा होके, जब कंपनता हमारी वहाँ की भी यही है और यहाँ की भी यही है, तो क्यों ना यहाँ पैदा हो जाएँ? तो वो यहाँ का अनुभव लेने के लिए पैदा हो गए, क्योंकि उनको पता है आखिरी साइकिल चल रही है, यहाँ पे हम तेज़ी से हार्वेस्टिंग कर पाएँगे अपनी। तो इस वजह से वो भी यहाँ पैदा हो गए। फिर वो कहता है, "Thirdly, in the past approximate 200 of your years, you have experienced much visiting of the wanderers। It may be noted that all possible opportunities for incarnations are being taken at this time due to your harvesting process and the opportunities which this offers। कह रहे तीसरे वो हैं जो पिछले तुमने नोटिस किया होगा, पिछले 200 साल के अंदर अगर तुम देखोगे, काफ़ी सारे तीसरे जो हैं वो काफ़ी सारे वांडरर्स पैदा हुए हैं अब तुम्हारे यहाँ पे जानबूझ के, ताकि वो हेल्प कर सकें और इस हार्वेस्टिंग के अंदर सपोर्ट दे सकें, कि हार्वेस्ट दूसरों की हो अच्छे से, उसमें आके वो सपोर्ट करना शुरू कर दें उनको। उनको सिखाएँ कि भई हार्वेस्टिंग का भी एक प्रोसेस होता है, ये होता है, वो होता है
और उनकी मदद करके उनको आगे लेके जाए। तो पिछले 200 साल के अंदर तुमने काफ़ी देखा है। कहते हैं कि हम तुम्हें ये बता दें कि इस टाइम पे तुम्हारे ग्रह पे जो लोग पैदा हो रहे हैं, कह रहे वो इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हार्वेस्ट होने वाली है और अपॉर्च्युनिटी है ये। अगर वो इस ओ, अपॉर्च्युनिटी को अगर समझ गए और भाँप गए, तो ये समझ लेना वो यहाँ से हार्वेस्ट करा के अगली घनत्वता में चले जाएँगे। और अगर नहीं जब भाँप पाए, तो फिर इनका तीसरी घनत्वता में दोबारा रिपीट कर जाएँगे। ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। अच्छा। तो मतलब 4 तरह के लोग हो गए, 3 तरह के तो वो, और अब जो दूसरे ग्रहों से हार्वेस्ट के लिए आए हैं वो। वाओ! तभी इतनी हाँ, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। पॉपुलेशन मेरे हुई। दिमाग में हमेशा ये सवाल था कि भगवान ने तो सिर्फ आदम और ईव बनाए थे। अब उन्होंने हजारों बच्चे तो पैदा किए नहीं, तो जो नए नए पैदा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो, अगर आप कहते हो कि सोल दोबारा जन्म लेती है, तो यहाँ दोबारा जन्म लेने वाले इतने सारे सोल आए कहाँ से? तो आई गॉट द आंसर टुडे। मैम दुबा दुबा हाँ, मतलब दूसरे-दूसरे प्लैनेट से भी उठ-उठ के आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि भाई हाँ, यहाँ हार्वेस्ट होने वाली है। यहाँ पे पर मौका है, हम अगर निकल गए और अगर हम जाग गए किसी तरीके से, तो हम पहुँच हमारे जाएँगे तो अगली घनत्वता में, वरना तो हम फिर दोबारा तेल हमारे निकल जाएगा हमारा। हमारे तो स्कूल में यही बताया था ना कि धरती के अलावा और कहीं पर भी पॉपुलेशन नहीं है। तो मैं तो, मतलब तब हाँ, की तो बात उनको करें तो खुद मैं नहीं तो पता उस है, वो कहाँ हिसाब से से सोच बताएँगे? रही थी। ये तो लॉ ऑफ वन ने बताया कि नहीं, बाकी सारे ग्रहों पे इनफैक्ट लोग रहते हैं। कल किसी ने एक फिल्म के बारे में शेयर किया था कि मून के ऊपर भी नाजीज जाके रुके हैं, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं। तो डॉन अगला सवाल पूछता है कि मैं अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि आपने अभी जो बताया कि तकरीबन कितने लोग धरती पे आए हैं पिछले 75,000 साल में? बाप रे! तो मैम रा कहता है यहाँ पे द ट्रांसफर एज़ यू कॉल इट हैज़ बीन ग्रेजुअल। ओवर 2 बिलियन सोल्स आर दोज़ ओह भाई साहब 2 बिलियन सोल्स आर दोज़ ऑफ मेल्डेक व्हिच हैव सक्सेसफुली मेड द ट्रांज़िशन। कह रहे देखो ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, ये धीरे-धीरे करके हुआ है। कह रहे और अभी तुम्हारी धरती पे जो करीब-करीब 2 बिलियन लोग ऐसे हैं, 2 बिलियन यानी 200 करोड़ लोग ऐसे हैं तुम्हारी इस धरती के ऊपर, जो मेल्डेक जब फटा था ना, उसके बाद वहाँ से ट्रांज़िशन करके यहाँ पर आए हैं। 200 करोड़! बाप रे! हाँ, और ये जो 200 करोड़ है मैम ये वही हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके के जो अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो जिनके पास अभी चीज़ों का अभाव है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। ओह! अच्छा, क्योंकि तभी क्योंकि इतनी गरीबी बढ़ गई क्योंकि है। उन्होंने मेल्टेक-वेल्टेक का काम कर दिया था, इसलिए उनका थॉट प्रोसेस भी वैसा नहीं है। अच्छा। वो एक ही डायरेक्शन में भागने वालों में से हैं, उनकी सोच भी इसी तरीके की होती है। फिर इसके आगे वो अरे! बोलता है, हाँ, अप्रॉक्सिमेटली 1.9 बिलियन सोल्स हैव फ्रॉम मैनी पोर्शंस ऑफ द क्रिएशन एंटर्ड इंटो दिस एक्सपीरियंस एट वेरियस टाइम्स। The remainder are those who have experienced the first two cycles upon this sphere or who have come in at some point as wanderers. Some wanderers having been in this sphere for many thousands of years, others having come far more recently. कह रहे देखो ये अभी मैम 1981 के हिसाब से बात हो रही है। अभी मैंने हाँ, आपको बताया था कि अब 1 बिलियन आ चुके हैं वांडरर, ठीक है? लेकिन हाँ, उस टाइम के हिसाब से 2 बिलियन तो उसने ये बता दिया 1981 में कि भाई 2 बिलियन तो आए मेल्डेक से। फिर अगले जो बाकी के जो 4 बिलियन में से 1.9 बिलियन यानी 190 करोड़ 190 करोड़ जो हैं, वो कह रहा है ये वो हैं जो कि बाकी और ग्रहों से उठ-उठ के आए हैं तुम्हारे यहाँ पर, हाँ, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हार्वेस्ट होने वाली है तो 190 करोड़ वो हैं जो दूसरे ग्रहों से उठ के आए हैं तुम्हारे यहाँ पे। हाँ। और कह रहे इसके बाद जो बच गए यानी जो 10 करोड़ बच गए, कह रहे वो 10 करोड़ वो हैं जो किसी टाइम पर तुम्हारे यहाँ पर हज़ारों सालों से वॉन्डर बन-बन के आए हैं और हज़ारों सालों से तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं और इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली वॉन्डरर्स हैं और यहाँ पर दोबारा पैदा हुए हैं। मतलब यहाँ पर दोबारा नहीं मतलब यहाँ पर नए-नए आए हैं। लेकिन काफ़ी वॉन्डरर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे यहाँ पर पिछले हज़ारों सालों से बार-बार पैदा हुए चले जा रहे हैं जानबूझ के। क्योंकि उन्हें पता है हम्म। कि हमारा काम इतना हो गया है, अब इतना रह रहा है, अब इतना और कर देते हैं, अब इतना और कर देते हैं। क्योंकि एक लाइफ साइकिल में तो नहीं कर सकते ना आप कंप्लीट। आपको मल्टीपल लाइफ साइकिल्स चाहिए ये सपोर्ट देने के लिए। तो उसने मुझे पूरी एक बात कैलकुलेशन बता दी 4 बिलियन की। मुझे एक हाँ, बात बताओ? बताइए अगर कोई वॉन्डरर हो और वो आया हो धरती पे और किसी उसने रीबर्थ लिया
और किसी एक जन्म में वो गलती से या किसी वजह से सर्विस टू सेल्फ में चला गया, फिर पश्चाताप करने के लिए उसने दोबारा जन्म लिया, तो क्या ये मुमकिन है कि वो सर्विस टू अदर्स वाले या पॉजिटिव वाले की तरफ हार्वेस्ट हो जाए? मैम देखो, चांसेस देखो, अगर मान लो कोई वॉन्डरर यहाँ पे पैदा हो गया और सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे निकल गया, और ऐसा होता है, काफ़ी केसेस में होता है, क्योंकि ये वॉन्डरर्स इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। तो ये जो जिनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है ना, इनको खींच लेते हैं अंदर कि हाँ, ये वॉन्डरर्स हैं, इनको यहाँ पे खींचो, ये हमारे काम आएँगे। तो उस केस में होता क्या है कि ये ना फिर थर्ड डेंसिटी की साइकिल में फँस जाते हैं, क्योंकि होते तो सर्विस टू सेल्फ वाले पाथ पे, लेकिन पूरा 99% नहीं होता इनका थॉट। इनके पर दिमाग यहाँ में तब लिखा भी है ये ना रहता कि है कि मैं दूसरों की मदद के लिए कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है ना कि कुछ वॉन्डरर्स यहाँ हजारों साल से पुनर्जन्म ले रहे हैं, बार बार यहीं पर, मतलब हाँ, थर्ड डेंसिटी में। तो हाँ। इसलिए मैंने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी ने किसी जन्म में कुछ ऐसे गलत काम किए हों, सर्विस टू सेल्फ की तरफ चला गया हो, तो अब अगर उसने दोबारा जन्म लिया सर्विस पश्चाताप करने के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है हाँ। कि वो सर्विस टू अदर्स या पॉजिटिव पोलराइजेशन में हार्वेस्ट हो जाए? मैम वो आएगा तो पहले वो जितना भी उसने पीछे का किया हुआ है उसको क्लियर भी तो करेगा ना यहाँ पे, उसको बैलेंस करेगा ना यहाँ पे। और सर्विस टू अदर्स के पाथ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैम, ये है कि पिछला तो चलो जो उसने किया, किया, ठीक है? वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर जब पैदा होगा वो सर्विस टू अदर्स के पाथ पे अगर दोबारा निकल गया, अपने अपने जिस काम के लिए वो आया था, तो जो पिछला वाला है ना, उसने एक सेशन में रा ने कहा था कि अगर सर्विस टू अदर्स के पाथ पे निकल गया, तो पिछला जितना इनकार्नेटिव एक्सपीरियंस है पूरा डिसॉल्व हो जाएगा उसका फिर वो रहेगा नहीं। मैं तो अपने वो बेटे निकल की सकता बात है कर इस रही रास्ते थी। पे। हाँ, ये निकल सकता है, ये पॉसिबल है। मैं मतलब अपने बेटे की बात कर रही थी, क्योंकि वो तो हैंडीकैप्ड है ना, वो तो ना बात कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, कुछ काम ही नहीं कर सकता, चलने के लिए भी मदद चाहिए। तो ऐसे में उसने खुद को ऐसा बना रखा है कि उससे कभी गलती से भी कोई गलती ना हो। करेक्ट, तो करेक्ट। इसलिए पूछा मैंने। खैर, तो आई एम अब ट्राइंग टू मैम अंडरस्टैंड। अगला सवाल ये पिरामिड की शेप पे, ये मत करो ये वाला सवाल। इसके आगे का और कोई देख लो अगर कोई इम्पोर्टेंट लगे आपको तो। क्योंकि ये बस। सारे सवाल फिर पिरामिड से रिलेटेड हैं। हाँ, बस 3 ही सवाल थे इसमें इम्पोर्टेंट। अच्छा, पर ओके, चलो इसी ठीक के है। बाद इसी सेशन के अंदर ही सुनो, इसी सेशन के अंदर आप सेशन 60 स्टार्ट कर दो अब। ठीक है। इसको तो 59 सेशन, एंड 60 करके डालना। अच्छा ठीक है। तो ओके, तो सेशन 60 शुरू करते हैं। यू श्योर ना, उसके अंदर और कुछ भी जरूरी नहीं है? नहीं, वो सब नहीं है ना, मैंने देख लिया था। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। तो सेशन 60 जुलाई 1 1981, इट इज बाय, तो कार्ला की बात हो रही है। तो it is my opinion that the best way for the instrument to improve a condition is through periods of meditation एंड कॉन्टेम्पलेशन। तो डॉन कहता है कि मेरे हिसाब से कार्ला की तबीयत सब तब सुधरेगी जब वो मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन करेगी। तो क्या मैं सही हूं? तो रा कहता है हाँ, तो मैम रा कहता है कि मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन आर नेवर अनटूवर्ड एक्टिविटीज। However, this activity will, in all probability, in our opinion, not significantly alter the predisposition of this instrument, which cause the fundamental distortions which we, as well as you, have found disconcerting. कह रहे हैं कि देखो, ये जो मेडिटेशन, एक तो होगी मेडिटेशन, दूसरी होगी कंटेम्पलेशन, यानी अपनी सोच को बैलेंस करते हुए चलना, कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। कह रहे ये दोनों जो एक्टिविटी होती है ना, ये कोई बेकार के काम नहीं है, ये कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहे और हम तुम्हें ये भी बता दें हालांकि कि ये जो एक्टिविटी होती है ना, ये हर प्रोबेबिलिटी में भी अगर तुम देखोगे ना, अलग अलग तरीकों से भी देखोगे ना, कह रहे कि ये हमारी ओपिनियन है, क्योंकि हम लोग भी इसको करते हुए आगे निकले हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी ओपिनियन है कि इसका इससे भी थोड़ा-सा असर पड़ता है कि पहले से इस इंसान का झुकाव किस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में उसका झुकाव होगा ना, उसके हिसाब से उसको करते हुए चलना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इसी अगर तुम इसको ऐसे समझ के देखो ना, इस समय पे तुम भी अपना बैलेंस बनाते हुए चल रहे हो और हम भी अपना बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों के बीच में कोई डिस्कंसर्ट नहीं है। मतलब हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि भई हम कोई मतलब एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो पा रहे हो, ना हम रा और ना तुम। यार तुम भी अपने दिमाग को संतुलित करते हुए चल रहे हो और हम भी चल रहे हैं।
कह रहे तो ये एक्टिविटी हमारी साथ में ही चल रही है, ये तुमको लग रहा है कि अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं ये। मेडिटेशन तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन साथ में अगर तुम नोटिस करो हमारे साथ हम भी कंटेम्पलेशन कर रहे हैं और तुम भी कंटेम्पलेशन कर रहे हो, दोनों मिलके कर रहे हैं काम। जी, 1 मिनट। तो वो यूट्यूब पे कोई पूछ रहा था कि आज रिचुअल क्यों नहीं किया 5960 के लिए, इसलिए वो जवाब दे रही थी। तो खैर, डॉन कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी तबीयत को कैसे सुधारा जाए और इसकी हालात को, ताकि मतलब वो एक्सेप्टेबल हो, द डिस्टॉर्शंस दैट द इंस्ट्रूमेंट इज एक्सपीरियंसिंग, मतलब उसको जो तकलीफ हो रही है वो कैसे सुधर सकता है, तो सुधारा जा सकता है। तो रा क्या कहता है? हाँ, तो मैम यहाँ पे रा कहता है कह रहे देयर इज़ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच द इंस्ट्रूमेंट मे डू concerning its pre-incarnative decisions regarding service to the infinite creator in this experience. However, the decision to open without reservation to the offering of self when service is perceived is such a fundamental choice that it is not open to significant alteration. Nor would we wish to interfere with the balancing process which is taking place with this particular entity. कह रहा देखो, एक छोटा काम वैसे किया तो जा सकता है, मतलब कार्ला के साथ, जो कि मतलब इससे रिलेटेड है कि भई जब वो पैदा होने से पहले, मतलब यहाँ पे पैदा होने से पहले जो डिसीजन लेके आई थी ना, कह रहे हैं कि उसको वो ये लेके आई थी कि मुझे अपने रचयिता को सर्व करना है यहाँ पे इस प्लैनेट के ऊपर जाके, इस इस मतलब तीसरी घनत्वता को वो करते हुए, अनुभव लेते हुए, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ उस रचयिता के लिए। कह रहे कि लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि अगर हमने वो करने की कोशिश की, मतलब अगर ये उस ये जो हमने कहा तुम्हें कि भई एक छोटी चीज़ की जा सकती है। अगर हमने करने की कोशिश की ना, तो ये दिक्कत दे सकती है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पैदा होने के बाद ना, इसकी अपनी चॉइसेस है। इसने अपनी चीज़ें चूज़ करती है ये अपनी। अगर इसकी चॉइसेस में हमने इंटरफेयर किया ना, यार तो दिक्कत हो सकती है इसके बैलेंसिंग प्रोसेस में। मतलब ये जो अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है ना, यार उसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा मतलब इसके इसके संतुलन को ना खराब करें। क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड करके आई हुई है कुछ चीज़ें और अब जब ये करके आई हुई है, उसके बीच में अगर हम अपनी चीज़ डाल देंगे, तो इसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हम नहीं हम्म। करना चाहते ये। तो फिर आगे हम्म। रा बोलता है, द विज़डम एंड कंपैशन बीइंग सो बैलेंस्ड बाय दिस रिकैपिटुलेशन ऑफ 4 डेंसिटी इज़ हेल्पफुल to this particular mind body spirit complex. The wisdom and compassion being so balanced by this recapitulation of four density is helpful to this particular mind body spirit complex. It is not an entity much given to quibbling with the purity with which it carries out that which it feels it is best to do. We may say this due to the instrument's knowledge of itself, which is clear up to upon this point. However, this very decision may give rise to a slightly less fully unstopped dedication to service in any one working, so that the service may be continued over a great period of your space time. अच्छा मैम, इस जवाब में इसने एक चीज और क्लियर कर दी, कार्ला फोर्थ डेंसिटी से आई है। उसने कहा था ना तुम तीनों अलग अलग घनत्व बताओगे हो, तो हाँ। जिम अभी पिछले सेशन में उसने बोला जिम को उसने इनडायरेक्टली बता दिया वो है सिक्स्थ डेंसिटी से, क्योंकि डॉन बहुत सवाल करता है इस तरीके का। मुझे लग भी रहा था कि डॉन जो है फिफ्थ डेंसिटी का है। यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है कि कार्ला जो है फोर्थ डेंसिटी की है। तो ये जवाब देता है, कह रहा देखो, ये जो ज्ञान और सहानुभूति होती है ना, ये जो बैलेंसिंग होती है ना, ये चौथी घनत्वता के जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स यानी चौथी घनत्वता के जो लोग होते हैं ना, कह रहे ये उनके लिए होती है, लेकिन ये उसको हमेशा संतुलन बनाने में लगे रहते हैं चौथी घनत्वता वाले। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि ये जो कार्ला है ना, ये चौथी घनत्वता की है, ये अब ज्ञान को और सहानुभूति को इसका संतुलन बनाने के लिए आई हुई है यहाँ पे। कह रहा है ये एक कोई ऐसी मतलब व्यक्ति नहीं है जहाँ पे इसकी मतलब प्योरिटी में, मतलब इसकी जो इच्छा, जो इसकी आत्मा की जो शुद्धता है ना, कह रहे उसमें कहीं कोई कमी हो, ऐसा नहीं है इसके साथ कार्ला के साथ साथ इसीलिए वो जो भी करती है, जो उसको फील होता है ना सही करना, कह रहे वो उसके हिसाब से करती है, ना कि किसी के कहने पे वो करे। कहते ऐसे नहीं करती है, ये अपनी प्योरिटी का इस्तेमाल करती है और अपने हिसाब से करती है सारी चीजें। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि इसकी जो सोच है, इसका जो ज्ञान है, इसकी जो नॉलेज है, वो इसका बिल्कुल क्लियर है अभी तक का। इसको पता है कि इसको क्या करना है। कह रहे कि इसीलिए और हालाँकि हम तुम्हें ये बता दें कि
अगर हम ये जो डिस्कशन जो तुम्हारे और हमारे बीच में जो चल रहे हैं ना अभी आजकल, अगर तुमने इसको ज़्यादा बताए, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये जो सर्विस दे रही है यहाँ पे, मतलब जैसे ये चैनलिंग करके जो सर्विस दे रही है इस वक़्त दूसरों के लिए इन्फॉर्मेशन हमसे लेके फिर आगे दे रही है, कह रहे कि ये इसमें इसमें थोड़ी-सी वो आ सकती हैं, बाधाएँ आ सकती हैं। मतलब लंबे लंबे समय तक इसको चलाने के लिए, इसलिए इसको ज़्यादा मत बता के चलना कुछ। इसको जितना बता रहे हो लिमिटेड लिमिटेड ही बताते हुए चलना है इसको। और मैं आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कार्ला को अपने सेशंस के बारे में खुद नहीं पता था कि ये क्या चैनल कर रही है। ये तो समाधि वाली स्टेट में जाके ये लोग रिकॉर्डिंग करते थे, बस बुक बनाते चले गए। इन्होंने कार्ला के हाथ में दी नहीं है। कार्ला अच्छा। की हालत बेचारी की कैसी होगी ना कि कर तो रही हूँ मैं चैनलिंग और मुझे ही नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। तो डॉन कहता है कि आप ये कह रहे हो कि उसको जो शारीरिक परेशानियां हो रही हैं इस वक्त, वो उसकी जिंदगी को संतुलित करने के लिए वो अनुभव कर रही है। तो रा कहता है कि नहीं। तो रा कहता है मैम दिस इज इनकरेक्ट। द फिजिकल डिस्टॉर्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स नॉट accepting fully the limitations placed prior to the incarnation upon the activities of the entity once it had begun the working। कह रहे ये नहीं, ये इस वजह से नहीं है, कह रहे ये इस वजह से है कि जब ये यहाँ पे पैदा हुई ना, उससे पहले जो ये अपनी वो लिमिटेशंस लगा के आई है ना अपने लिए, कह रहे उसको समझ नहीं पा रही है अभी भी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये अपनी उन लिमिटेशंस को लगा के आई हुई है और उनको जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। कह रहे और जब ये उसको जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश करती है तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। कह रहे इसीलिए जब ये इस तरीके की वर्किंग में भी जब हमारे साथ बैठी होती है, तो इसको इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि अपनी लिमिटेशन क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि इसने खुद लगाई हुई। फिर आगे ये बोलता है, कहता है द डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय दिस वर्किंग व्हिच आर इनएविटेबल। एक मिनट, द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय दिस वर्किंग व्हिच आर इनएविटेबल गिवन द प्लान चोजन बाय दिस एंटिटी एंड लिमिटेशन and to a degree consonant with the amount of vital and physical energy expended. Weariness due to that, which is the equivalent in this instrument of many hours of harsh physical labor। कह रहे हैं कि इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि देखो, जो अपना ये प्लान बना के आई हुई है ना, कह रहे कि वो उसके हिसाब से, कह रहे वो तो नहीं हटेगा इसका प्लान जो ये बना के आई हुई है, अपनी लिमिटेशंस लगा के आई हुई है, अपना प्लान पूरा डिसाइड करके आई हुई है, और ये भी करके आई हुई है कि उसके लिए इसको कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का ये प्लान करके आई हुई है पहले से। कह रहे लेकिन वो उस लिमिटेशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से थकान हो रही है। अब वो जो थकान है वो उसके बराबर की है जितना तुम्हारे यहाँ पे काफ़ी घंटों का, जैसे पत्थर तोड़ने का काम होता है ना, फिजिकल लेबर, कह रहे उसके उसके लेवल पे जाके काम करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसको पता होना चाहिए कि ये इतनी एनर्जी या कितनी इसको मतलब ऊर्जा की ज़रूरत है, ये पहले ही डिसाइड करके आई हुई है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पुश ना करे अपने आप को। फिर इसके आगे वो कहता है, दिस इज वाई वी सजेस्टेड द इंस्ट्रूमेंट थॉट ड्वेलिंग अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स suggesting to its higher self the possibility of some slight reservation of energy at a working. This instrument at this time is quite open until all resources are quite exhausted. This is well, if desired. However, it will, shall we say, shorten the number of workings in what you may call the long run. कह रहे इसीलिए हम तुम्हें सजेस्ट कर रहे थे कि भैया इसको बोलो कि अपनी जो जब ये यहाँ पर कर रही है सारी चीजें हमारे साथ, तो अपनी कुछ ऊर्जा ना अपने हायर सेल्फ के हाथ में दे दे कि भाई इसको थोड़ा संभाल के रखना। जब ये वर्किंग खत्म हो, मतलब जब ये सेशन खत्म हो, तो ये ऊर्जा मेरे को वापस मेरे अंदर ट्रांसफर कर देना ताकि मैं ऊर्जा में रहूँ। कह रहे पर ये ऐसा कर नहीं रही है, ये अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है और एंड में जाके एग्जॉस्ट हो जाती है, पूरी की पूरी ऊर्जा ही निकाल देती है अपनी अंदर से। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि अगर इस ये ऐसे ही करती रही ना, तो ये जो हमारे सेशन चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ, ये छोटे करने पड़ जाएँगे हम लोगों को, लंबे-लंबे सेशन करने की सोच रही है इस वक़्त। कह रहे इसको बोलो बालिके ऐसा ना करो, वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो डॉन कहता है कि अगर हम ये जो सेशन हो रहे हैं, दो सेशंस के बीच में ज्यादा दिन का गैप रखें ताकि वो आराम कर ले, तो क्या उससे कुछ फायदा होगा? तो मैम रा कहता है दिस यू हैव ऑलरेडी डन, इट इज नॉट हेल्पफुल टू योर ग्रुप टू बिकम अनबैलेंस्ड बाय कंसर्न फॉर वन पोर्शन ऑफ द वर्क अबव अनदर। If this instrument is, in your judgment, capable, and if the support group is functioning well, if all is harmonious, and if the question to be asked have been considered well,
The working is well begun. To overly stress the condition of the instrument is deleterious to the efficiency of this contact, as the antithetical behavior एंटीथेटिकल। was in your past. हाँ, antithetical behavior was in your past. अच्छा, ये अपने पास्ट में भी ऐसे उल्टी-सीधी हरकतें कर चुके हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये काम तो तुम पहले ही कर चुके हो, छोटे-छोटे इंटरवल्स में इसको करना। कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये काम, मतलब हमारे साथ चैनलिंग कर रहे हो, कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है बिल्कुल भी, कि तुम भैया ये सोचते रहो कि यार ये सेशन खत्म करके और अगले सेशन पे पहुँचना फटाफट, और उसके बाद तुम्हारे दिमाग में तुम अपने सवालों का भी हमें समझ नहीं आ रहा तुम सवाल कैसे पूछ रहे हो। तो इनडायरेक्टली राह ने थप्पड़ मार दिया इनके मुँह पे, कि एक तो तुम अपने सवाल ढंग से पहले चेक करो कि भई तुम्हें क्या पूछना है। कह रहे कि तुम सवाल पहले डिसाइड करके नहीं रखते हो, उस मोमेंट पे जो निकल रहा है उसी के हिसाब से तुम भी बहे चले जा रहे हो, हमें भी बहे चले जा रहे हो, और इधर से कार्ला का भी तेल निकल रहा है साथ में। कह रहे कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि हर चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रख के चलो तुम लोग। कह रहे तुम इसे ओवर स्ट्रेस करते चले जा रहे हो, और इस तरीके का कारनामे तुम पहले भी कर चुके हो अपने पास्ट में। मतलब इन्हीं सेशंस को करते हुए पास्ट में। मैम पता है किस बारे में बोल रहा है ये? ये बोल रहा है कि तू जो ये पिरामिड की ये ब बंदर बाट के खेल में पड़ गया है ना, भाई रुक जा, अच्छा। इससे कुछ नहीं होना, तू मुद्दे की बात कर, मुद्दे की बात। रा भी वहाँ परेशान हो रहा है, वो कह रहा है, "अरे यार कुछ ढंग का पूछ ले, क्या एंगल-पैंगल पूछे जा रहा है मेरे से?" ये परेशानी हो रही थी यहाँ पे। और हाँ, इसके जैसे चक्कर में आप मैम मेरे से एक्चुअली क्या है परेशान ना, होते वो हो। जिन आप कहते हो सेशन नहीं करना और मैं कहती हूँ नहीं, ये सबके काम आएगा, इसमें 2 सवाल ज़रूरी है, ये सेशन कर लो। नहीं, मैं करूँगी, वो सेशन आप छोड़ूँगी मेरी तो भी नहीं, क्यों उसमें क्रिस्टल के बारे में जो भी है मैं पढ़ूँगी और मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं डाल हाँ, दूँगी, चलो कोई बात नहीं। तो अगला सवाल वो डॉन पूछता हाँ, है, आप असाइड आप फ्रॉम ना द आप मेरा तेल निकाल दिया करो इनकी तरह, है ना? आपने मेरा कारला बना के रखा हेलो, हुआ है यहाँ पे। ऐसे मत बोलो, मैं आपका हाँ। बराबर साथ देती हूँ और बराबर आपके साथ मेरा भी निकलता है, ओके? हाँ। हाँ, ठीक, तो ओके। डॉन कहता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके अलावा मुझे इसकी सेहत की चिंता है कि खास करके उसके हाथ पांव की इज देयर शैल वी से मेंटल एक्सरसाइज समथिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट कुड वर्क ऑन टू हेल्प एलिविएट द एक्सट्रीम प्रॉब्लम। क्या ऐसा कुछ मानसिक तौर पे वो कर सकती है जिससे उसके खास करके उसके हाथों का दर्द या तकलीफ कुछ कम हो जाए? तो रा कहता है हाँ। तो डॉन कहता है कि क्या ये एक मेडिटेशन मिनट, एक कॉन्टेम्पलेशन मिनट, से एक मिनट, चिंता हो रही है? इसको चिंता हो रही है कि कारला की। ये कह रहा है कि इसको चिंता है कारला की। वही तो कह रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, इस सवाल में यही बोल रहा है नहीं? हाँ, हाँ। झूठ बोल रहा है, कोई चिंता-विंता नहीं है, उल्टे-सीधे सवाल पूछे जा रहा है। अच्छा, तो वो हाँ, नहीं तो कहता है कि अरे मज़ाक कर रहा हूँ, चलो। मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? तो रा कहता है नहीं। तो कहता है तो फिर किससे होगी वो तो बता दो। तो रा क्या कहता है? तो रा कहता है एज वी हैव सेड दिस इंस्ट्रूमेंट फीलिंग दैट इट लैक्ड कंपैशन टू बैलेंस विजडम shows an incarnative experience whereby it was of necessity placed in situations of accepting self in the absence of other self acceptance and the acceptance of other self without expecting to return or energy transfer. This is not an easy program for an incarnation, but was deemed proper by this entity. कहता है ये हम तुम्हें अभी अभी बता के हटे हैं कि लाला ये काम जो कर रही है ना ये, कह रहे इस यहाँ पर ये अपनी जो सहानुभूति जो है, जो प्रेम है, उसको ज्ञान से बैलेंस करने के लिए आई हुई है यहाँ पे। इसीलिए इसने अपनी सारे के सारे जो माध्यम लगाए हैं, वो उसके हिसाब से लगाए हुए हैं। कह रहे कि ये लेकिन एक चीज़ हम तुम्हें बताएँ, ये अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है दूसरों की एब्सेंस, मतलब दूसरों की एब्सेंस में अकेले जब रहती है तब तो एक्सेप्टेंस में आ जाती है। कह रहे जब दूसरों के साथ होती है तब ये क्या कहते हैं, मतलब उस टाइम पे इसको एक्सेप्ट करना चीज़ों को मुश्किल हो रहा होता है, और ये उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हाँ भाई मुझे भी कुछ कुछ जवाब मिलेंगे, कुछ ये मिलेगा, कुछ वो मिलेगा, भई कुछ रिटर्न में कुछ मिलेगा। कह रहे वो कर रही होती है। कह रहे और कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं ये इतना आसान काम नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इसको करने के लिए। कह रहे अकेले बैठ के तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगी। कह रहे जब दूसरों के साथ होती है तो फिर वहाँ पे इसकी वो आ जाती है कि हाँ भाई मेरे को रिटर्न में तो कुछ तो मिलना चाहिए, जब मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा तेल निकल रहा है यहाँ पे, कुछ तो मिले, ये मिले, वो मिले, या एनर्जी मेरे को ट्रांसफर वो मिले, मतलब क्या कहते हैं प्यार मिले। एप्रिसिएशन और ये वो।
हाँ, एनर्जी प्यार मिले, मतलब ट्रांसफर। वो एप्रिसिएशन भी मिले। और यहाँ पे डॉन जो है वो इस तरीके का था कि भाई काम करो, फटाफट, फटाफट काम करो। कह रहे तो इस वजह से उसके साथ दिक्कत हो रही है। और हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये अपने माध्यम अपने हिसाब से लगा के आइए, उसको बोलो उसके हिसाब से काम करे। ये डॉन के चक्कर में इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि ये डॉन के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मरवा देगा वरना तुमको। कह रहा है दिस कहीं एंटिटी देयरफॉर मस्ट नीड्स मेडिटेट। कहीं कहीं हुँ, वो जो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेक्टिंग एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर सेल्फ विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न और एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ जो ये एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहा है वो सेक्स की बात तो नहीं कर रहा है। शायद हम्म, हो भी सकता है। क्योंकि उसी को एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, आगे हाँ, आगे पा। तो आगे डॉन कहता है दिस एंटिटी देयरफॉर मस्ट नीड्स मेडिटेट एंड कॉन्शियसली मोमेंट बाय मोमेंट एक्सेप्ट द सेल्फ इन इट्स लिमिटेशन व्हिच हैव बीन प्लेस्ड फॉर द वेरी पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस एंटिटी टू द प्रिसाइज ट्यूनिंग वी आर यूजिंग। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि इसको बोलो मेडिटेशन करे और जानबूझ के हर वक्त पे मतलब हर मोमेंट पे मोमेंट बाय मोमेंट कह रहा है वो, हर रोज हर समय अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रख कर करे सारे के सारे काम। ऐसे नहीं कि मैं तो पड़ गई जी प्रेम में और मैं तो निकल गई इसके साथ बह गई, मतलब सेशंस के अंदर ही बही चले जा रही है। कह रहे इसको बेसिकली वो बोलो ऐसे ये मत करे। बेसिकली वो ये कह रहा है कि हर पल को सोच समझ के जिए और हर हुँ, पल में खुद को एक्सेप्ट करे। शी इज बीइंग हार्ड ऑन हर सेल्फ, वो करेक्ट, खुद करेक्ट, से बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रही है और ये उसके लिए जरूर मतलब अच्छा नहीं है। खुद से जरूरत से ज्यादा हाँ, उम्मीद कर रही है, ये कह करेक्ट, रहा है। करेक्ट, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे हाँ। फॉर द हैविंग। कह रहा है और इसीलिए हम तुम्हें ये कह हाँ, इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि इसको बोलना हर मोमेंट का ध्यान रखते हुए इस तरीके से चले। और आपकी क्योंकि आवाज कम आ रही ये है, बोल अगर रहे हैं। मोमेंट हाँ, तो मतलब अब आ रही है? पता नहीं, अभी यूट्यूब पे उन्होंने दो तीन लोगों ने बोला आपकी आवाज लो है। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो डालूंगी, पर थोड़ा सा हाँ, माइक को अपने मुंह तो के पास इसमें रखना। वो हाँ जी, हाँ, मैम इसका थोड़ा-सा ना ये टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। तो वो कोई ये बात कह रहा है कि इसको बोलना कि अगर ये ऐसे अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए चलेगी ना, तो हमारी भी जो ट्यूनिंग इसके साथ बनी हुई है ना, वो बिगड़ सकती है। इसको बोलना अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, फिर आगे चले मोमेंट बाय मोमेंट। एक धीरे-धीरे करके आगे बढ़े, तेज़ी से ना भागने की कोशिश करे। जैसे इसकी बिल्ली खो गई और उसको ढूँढने में निकल पड़ी हो ये, ऐसे ना करे। कह रहे फर्दर हैविंग लर्न टू रेडिएट एक्सेप्टेंस एंड लव further having learned to radiate acceptance and love without expecting return, this entity now must balance this by learning to accept the gifts of love and acceptance of others, which this instrument feels some discomfort in accepting. अच्छा, तो ओके। कह रहे हैं कि और आगे हम तुम्हें ये बताएं फर्दर इसको बोलना कि ये जो एक्सेप्टेंस है इसके अंदर मतलब अपने आप को मानते हुए चलना, उस प्यार को समझते हुए चलना और दूसरों से ये ना उम्मीद लगा के मतलब ये दूसरों से उम्मीद लगाना कि भाई मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा और ये वो इसको बोलना कि ऐसा ना सोच के चले, ठीक है? और अपने आप को बैलेंस अपने आप का संतुलन बनाते हुए चले और जब दूसरे इसे प्यार और गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट करती हुई चले। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको, इसकी वजह से इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ये हाँ, एक्सेप्ट जैसे मेरा भी होता है ना, लोग मेरी करने लग जाते हैं, मैम आप उस दिन बोलते हो कि पा आप तो मतलब लोग आपको अगर आपकी तारीफ़ करते हैं, कुछ करते हैं, आप मना कर देते हो तुरंत से पहले ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। हाँ, ये तो वो मेरे कह रहे हैं साथ कि भी इसको है। बोलना एक्सेप्ट करते हुए चले उसको, आपके साथ भी है ये, हाँ। नहीं आपके साथ तो नहीं है, झूठ बोल रही हो आप। आपको नहीं पता। अच्छा, अच्छा, आगे ओके। सीख तो वो रही कहता हूँ, है दीज़ मतलब टू पिछले कुछ बैलेंसिंग सालों से सीखना शुरू किया है। मतलब मुझे हाँ, और जो मेरे हीलर फ्रेंड्स हैं वो टोकते रहते थे दैट व्हाई यू कांट एक्सेप्ट। आज भी मतलब जैसे ठीक है, ऑनलाइन तो अलग बात हो जाती है, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, पर सामने से अगर कोई अपना कोई दोस्त कोई कुछ कहता है, मैं एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाती हूँ, मतलब झेप जाती हूँ मैं। कोई गिफ्ट भी दे तो मेरे लिए हाँ, बहुत मुश्किल होती है एक्सेप्ट करना। हाँ हाँ, जी, एनीवे आगे। ये मेरे साथ भी है। तो वो कहता है कि these two balancing workings will aid this entity in the release from the distortion called pain. The limitations are to a great extent fixed. कह रहा है कि अगर वो ये करती रहेगी ना, इसका इसका संतुलन बना के चलती रहेगी ना, तो धीरे-धीरे ना इसका ये जो दर्द है, ये चला जाएगा। पूरा का पूरा दर्द चला जाएगा इसका। कह रहे और हम तुम्हें बता दें, ये जो अपनी लिमिटेशन लगा के आई है ना, वो काफ़ी हद तक बिल्कुल फिक्स हैं।
ये उनको क्रॉस करने की कोशिश करती है, इसे बोलना ऐसा ना करे, ठीक है? बापरे! इसको बैलेंस करते हुए चले, मतलब अकेले में तो चलो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगी, अपने आप को प्यार भी कर लेगी, सारी चीज़ें कर लेगी। कोई दूसरा इसे प्यार करने लगे और इसको गिफ्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें करने लगे, कह रहे उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कह रहे इसे बोलो एक्सेप्ट करके चले और ऐसे करती हुई चलेगी, धीरे-धीरे इसका दर्द चला जाएगा, सारा दर्द। तो क्या ऐसा है कि जो कार्ला है उसे consciously aware of this the reason that the first distortion was not in force in making it impossible for you to communicate this to us is the fact that the instrument already was consciously aware of this the reason कि ये जो free will का first distortion है ये was not in force making it impossible for you to communicate this to us फ्री विल तो वो की ये वजह कह से रहा है आप हमें कि ये नहीं बताओगे क्या ऐसा डायरेक्टली वो नहीं बता पा रहे थे। क्या ऐसा वो जानती वो थी ये कह रहा है कार्ला कि के है हाँ, बोलो, आप बोलो, आप यही बोलो पहले। बोला ना उसने देखो, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है क्या इसका रीज़न ये है कि मतलब जो कुछ भी मतलब करने की आज़ादी वाला जो वो है, जो पहला जो रूल है, कह रहा है कि वो फ़ोर्स में नहीं आ रहा है। मतलब ये आपके लिए मुश्किल हो रही है कि आप खुद अपनी तरफ से नहीं बता सकते जब तक हम पूछे ना। क्या क्या ये कार्ला को पहले से ही पता है क्या? उसके दिमाग में है क्या ये चीज़ कि वो चाहती है कि भई ये हाँ पूछा जाए? हाँ मतलब ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप हमें बताना तो चाह रहे हो लेकिन आप हमें बता नहीं पा रहे हो और कार्ला को ये पता है कि हाँ, ये फ्री विल की वज़ह से ये पूछ नहीं रहे हैं और कार्ला आई कांट हमारे है द्वारा पा ये की पूछवाना चाह एक रही मिनट है। पा एक मिनट पा की आवाज वो अब चिल्ला तो नहीं सकते हैं वो तो वैसे ही बड़ी जोर से बोल रहे हैं अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी ना तब आप वो सुन लेना ठीक है हाँ जी पा हाँ, तो मैम बोलिए इस सवाल में वो यही कह रहा है। वो इस सवाल हाँ में ये कह रहा है कि देखो ये जो आज़ादी का जो रूल लगा हुआ है ना, उसकी वजह से कार्ला को तो हमें लगता है कि कार्ला को पता है कि आप खुद नहीं दे सकते अपनी मर्ज़ी से कोई भी सजेशन, जब तक आपसे पूछा ना जाए। और हमें लगता है कि कार्ला को अंदर से ये चीज़ पहले से ही पता है कि भई आप तभी बताओगे जब हम आपसे पूछेंगे, क्या ये सही है? तो रा कहता है दिस इज नॉट ओनली करेक्ट फॉर दिस एंटिटी व्हिच हैज बीन कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दीज लर्न टीचिंग फॉर सम ऑफ योर ईयर्स बट आल्सो ट्रू ऑफ ईच ऑफ द सपोर्ट ग्रुप द पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बीइंग ऑफर्ड वाज नॉट देयर अंटिल दिस सेशन कह रहे कि ये जो तुम कह रहे हो ना ये केवल कार्ला के लिए नहीं कह रहे हो तुम ये कार्ला को तो है इस बात की नॉलेज पहले से ही कि बिना पूछे मतलब बिना मांगे इस तरीके की लर्न टीचिंग नहीं मिल सकती है उसको अभी से नहीं उसको बहुत सालों से पता है ये चीज अच्छे से और ये जो तुम तीनों जो बंदर हो ना इसके आसपास दोनों बंदर कह रहे इन दोनों तुम दोनों को भी अच्छे से पता है ये चीज कह रहे लेकिन पॉसिबिलिटी थी कहाँ पहले तुमने पूछा ही नहीं तो हम बताते कहाँ से कह रहे ये अंटिल दिस सेशन कह रहे वो तो तुमने इस सेशन में आके हमसे पूछा है इससे पहले तुमने पूछा कहाँ हमसे कह रहे तुम पूछोगे तो हम बताएंगे ना वहाँ पे आज़ादी का लॉ लगा हुआ है हम कैसे क्रॉस करके तुम्हें बता दें भाई ये कर ले ये कर ले ये कर ले यार हमारी धरती के लोग तो ऐसे हैं मैम कोई ना भी पूछे तो भी उसको कह दे समोसे पे चटनी लगा ले तू ये हालात है हमारे यहाँ पे और यहाँ देख लो कितना मतलब कितना बैलेंसिंग चल रही है कि वो कह रहा है कि मैं जवाब ही नहीं दूंगा चाहे जब तक तू मांगेगा नहीं हाँ और ये अगर हमारे धरती के लोग सीख लें तो खैर मैम बहुत बहुत तमीज तमीज लेकिन से रहना आजकल सीखेंगे के हम लोग हालात में तो ये बहुत ये रोज जरूरी हो बेहतर हो गया है जाएंगी कि जो सो रहे हैं उनको जगाया जाए इसलिए बिना किसी के पूछे उन्हें बताना पड़ता है खैर डॉन एकदम से टॉपिक बदल लेता है और वो कहता है कि जब आप कह रहे थे कि पिरामिड के ऊपर के जो चोटी है वहां से झटके लगते हैं शॉक्स लगते हैं ऊर्जा के तो क्या आप ये बता रहे थे कि वो झटके लगते हैं मतलब रुक रुक के आते हैं या बिल्कुल ऐसे लाइट की तरफ मतलब पानी के झरने की तरफ फ्लो करते हैं तो रा कहता है these energizing shocks come at discrete level intervals but come very very close together in a properly functioning pyramid shape in one whose dimensions have gone awry the energy will not be released with regularity or in quanta as you may perhaps better understand our meaning
कहते हैं ये जो ऊर्जा आती है ना, ये जो ऊर्जा के झटके आते हैं ऊपर से, मतलब लाइटनिंग पड़ती होगी ऊपर से, जैसे नहीं होती, मतलब बिजली सी गिरती है ऊपर से। कह रहा है ये डिस्क्रीट इंटरवल पे गिरती है, मतलब कभी गिरेगी कभी नहीं गिरेगी, कभी गिरेगी कभी नहीं गिरेगी। कह रहा है लेकिन अगर पिरामिड की शेप बिल्कुल सही हो ना, कह रहा है तो ये सारी की सारी ऊर्जाएं एक जगह इकट्ठी होकर पूरी तरीके से गिरने लग जाती है, फिर नीचे ये झरने की तरह बहेगी ऊपर से पूरी की पूरी ऊर्जा। कह रहा है कि और अगर मतलब इन वन हुज डायमेंशन हैव गॉन ऑरी, मतलब अगर कोई ऐसा पिरामिड है जिसकी शेप बिगड़ चुकी है, उसका सारा कुछ हो चुका है, तो कह रहा है कि बिगड़ चुका है, मतलब उसकी डायमेंशन इधर-उधर हो गई है, उसके मतलब एंगल चेंज हो गए, या उसके ऊपर से कुछ निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कह रहा है उस केस में ये जो है ना, ये इधर-उधर हो जाती है फिर ऊर्जा, फिर ये झटके ले लेके आती है। फिर ये ऐसा नहीं है कि जैसे फ्लो में आनी चाहिए वैसे नहीं आती है। और यही हमारे मतलब क्वांटा मतलब छोटे-छोटे हिस्सों में आएगी फिर। कह रहे यही है हमारा कहने का मतलब। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है घूम फिर के पिरामिड पे क्यों पहुँच जाता है। ज्ञान ही है ना बहुत बड़ा। अच्छा, चलो तो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या है। डॉन कहता है कि अगली बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे लिए ये बहुत चमत्कारी ना हो, या मुझे पहले से पता हो जो मैं पिरामिड की ऊर्जा के बारे में जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद आया कि बर्मुडा ट्रायंगल का जो असर है, जो इफेक्ट है, ये ज्यादातर पानी के नीचे जो बड़ा पिरामिड है उसकी वजह से है, जो थर्ड स्पाइरल रिलीज करता है तो रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में, जब व्हेन अदर एंटिटीज, जब और लोग या क्राफ्ट उसके आसपास होते हैं, और तब उनका स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बदल जाता है, मतलब वक्त धीरे चलने लगता है या तेजी से चलने लगता है, या अचानक उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं और हैं, तो इसलिए हाँ, पूछा मतलब वो उसने। ये पता है ये सवाल वैसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ बहुत लोगों को मतलब इस ग्रुप में भी नहीं पता थी और आपके शायद यूट्यूबर्स को भी नहीं पता होगी, कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ना, ये बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ बना हुआ है ना, उसके नीचे भी एक पिरामिड है पानी के नीचे, समुद्र के नीचे। तो वहाँ से ये ना कभी-कभी बीच-बीच में ना ऊर्जा है, फेंकता रहता है ऊपर से ऊर्जा नीचे स्ट्रीम हो रही होती है। अब उस टाइम पर अगर कोई क्राफ्ट मतलब कोई एरोप्लेन उसके आस-पास निकले, कोई मतलब पानी का जहाज उसके आस-पास आ जाए, कोई लोग उसके आस-पास आ जाएँ, तो अचानक से वो डायमेंशन क्रॉस करके पता नहीं कहीं से कहीं निकल जाते हैं वो, इसलिए गायब भी हो जाते हैं वहाँ पे शिप। आपने सुना भी ओ, होगा, आप चेक करना कभी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, गायब ही हो गए वहाँ से आज तक नहीं मिले। कहाँ पहुँच गए, किस डायमेंशन में पहुँच गए नहीं पता। और एक ऐसा केस भी हुआ था, आप लोगों को शायद पता ना हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए है। इसमें एक केस हुआ था, मेरे को एयरलाइन का नाम याद नहीं आ रहा है, वो थी तो इन्हीं की मतलब यूएस की एक एयरलाइन थी, उसके अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकल रहे थे। जब वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकले ना, वो प्लेन ही खो गया, मतलब उसके अंदर ऊर्जा उस टाइम पे स्ट्रीम हो रही होगी उस पिरामिड के अंदर, उस ऊर्जा के अंदर घुस गया और वो गायब हो गया प्लेन। अब वो गायब हो गया, 5-6 साल बाद वो प्लेन दोबारा वापस आया और लैंड किया दोबारा यहाँ पे। ओ, बिना स्क्रैच, उसको कोई स्क्रैच नहीं लगा था उस प्लेन को। लेकिन जब वो प्लेन लैंड किया ना यहाँ पे, और उसका जो पायलट जो दोनों आगे बैठे थे वो और पीछे के जितने भी यात्री थे, सब के सब उनकी केवल स्केलेटन्स यानी उनकी हड्डियाँ रह गई थी बस। ओ, जैसे होता है ना कि आपके शरीर पे से पूरा मांस हटा दो, केवल हड्डियाँ। कह रहा हूँ और वो प्लेन उन्हीं 2 पायलट ने उतारा है। तो ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है कि हुआ कैसे कि प्लेन को तो एक भी स्क्रैच नहीं लगा। लेकिन ये प्लेन पूरा का पूरा उतर गया और इसके अंदर के बैठे हुए लोग सीट बेल्ट लगी हुई है उनको, सब कुछ लगा हुआ है, वो कंकाल के रूप में बैठे हुए हैं उसके अंदर। ये हुआ कैसे? ये प्लेन लाके लैंड किसने कराया है यहाँ पे? ये सारी चीज़ें। और ये पता है कन्फेडरेशन नहीं करवाया होगा, पक्की बात है। कह रहे कहाँ से तुम निकल गए, कौन सी डायमेंशन में आप पहुँच गए, तुम लोग हमारे यहाँ क्या करने आ गए? ये किसी और ही डायमेंशन में घुस गए वहाँ पे और अंदर से पूरी बॉडी जल गई लेकिन कंकाल रह गया, सीट बेल्ट लगी हुई है और पूरा का पूरा प्लेन लैंड हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा है वो केस क्या है, वो उस केस में ऐसा हुआ था। मतलब ये रियल केस है ये, आप लोग चेक करना कभी गूगल पे, आपको मैं मिलेगा। तुरंत। फ्लाइट सेंट एंटोनियो फ्लाइट थी, पता नहीं कौन-सी फ्लाइट थी, वो वहाँ गई, गायब ही हो गई उसके अंदर और फिर जब वो लैंड की, प्लेन लैंड भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अंदर का पायलट भी जो बैठे थे उनके भी कंकाल और जितने भी लोग अंदर बैठे थे उनके भी कंकाल और प्लेनेट को एक भी खरो उसको एरोप्लेन को एक भी खरोंच नहीं पड़ी। तो खैर इस सवाल का जवाब तो डॉन उसको क्या है वो राव से कहता है हाँ, ऐसा होता है।
जब तुम इस तरीके से बरमूडा ट्रायंगल के पास जाओगे और उस टाइम पे अगर ये ऊर्जा ऊपर से लेके नीचे जा रही है ना, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हारा स्पेस टाइम कंटिन्यूम चेंज हो जाए और तुम किसी और डायमेंशन में पहुंच जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक ये पेज है पॉपुलर मैकेनिक्स, उसके ऊपर ये बताया गया है कुछ नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, उसकी वजह से कुछ बर्मुडा ट्रायंगल अरे के नहीं बारे में। नहीं, कोई नॉगर ये सब बेकार की चीजें हैं। किसी ने कहा कि उसके नीचे उस जगह पर अटलांटिस सिटी है जो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। अरे सब अटलांटिस सिटी हो साइंटिस्ट या ना अपना हो, अपना पिरामिड तो बता बता ही रहे दिया हैं। उसने। ठीक है। मैम तभी मैं तो किसी की नहीं सुनता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि देखो सब ना इधर उधर से यूट्यूब का ज्ञान लेके आते हैं। यार रा बता रहा है कि भाई उसके नीचे पिरामिड है, ठीक है, डॉन कह हाँ रहा है नीचे पिरामिड है, तो हाँ जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है उसके ऊपर रहते हैं, इधर उधर की कहानियों पे नहीं जाते। हाँ हाँ, मतलब मैं से बता रही हूँ कि मैं वो अभी गूगल पे देख रही थी ना, तो तो ये ऐसे बता रहा था, ये मैं बता रही हूँ, ये रहा ये आपका फ्लाइट जो गायब हो गई थी। तो और ये बर्मुडा ट्रायंगल यहाँ पर है, फ्लोरिडा, पोर्टोरिको और बर्मुडा के बीच में ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे है पिरामिड। ओके एनीवे, कहाँ गया यूट्यूब। सो डॉन कहता है then this third spiral has an energizing effect that if strong enough will actually change the space time continuum. Is there a use or value to this type of change? वो कहता है कि इसका मतलब वो जो थर्ड स्पाइरल है उसका इतना असर होता है कि वो वक्त को और जगह को बदल देती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका कोई सही मायने में फायदा है भी? तो मैम रा कहता है इन द हैंड्स ऑफ वन ऑफ फिफ्थ डेंसिटी और अबव दिस पर्टिकुलर एनर्जी मे बी टैप्ड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, लव और लाइट across what you would consider vast distances, but which with this energy may be considered transdimensional leaps. Also, there is the possibility of travel using this formation of energy. बड़ी सही बात बोली है इसने। उसने कहा कि जो पांचवी घनत्वता के लोग होते हैं, कह रहे वो और उनके ऊपर वाले, मतलब छठी घनत्वता या पांचवी घनत्वता में भी हायर ऑर्डर में, कह रहे वो इस ऊर्जा को टैप कर सकते हैं और इस ऊर्जा को टैप करके मतलब इस ऊर्जा के को इस्तेमाल करना जानते हैं वो, और इसका इस्तेमाल करते हैं दूर दूर तक, मतलब चाहे तुम किसी ब्रह्मांड के किसी एक कोने में पड़े हुए क्यों नहीं हो, कह रहे वहां से अपनी बात तुम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रेम तुम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी रोशनी तुम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और लंबे लंबे डिस्टेंस, कह रहे क्योंकि ये जो होता है ना, कह रहे उस केस में क्या होता है, ये जो ऊर्जा होती है ना इसका इस्तेमाल करके हम डेंसिटीज की डेंसिटीज डायमेंशंस की डायमेंशंस क्रॉस करके पहुंच सकते हैं तुम्हारे पास, केवल इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए, कह रहे और हाँ इसी ऊर्जा के थ्रू हम ट्रैवल भी कर सकते हैं एक एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में, मतलब हम ट्रांस डायमेंशन इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि पांचवी घनत्वता के और उससे ऊपर की घनत्वता के सारे ट्रांस डायमेंशनल हैं, मतलब डायमेंशन क्रॉस कर आ सकते हैं वो लोग, उनके लिए आपकी आंख के सामने गायब हो जाना और अचानक से अपने प्लेनेट पे निकल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए, वो इस ऊर्जा को टैप कर चुके हैं। तो हम लोग भी सब चले क्या बर्मुडा ट्रायंगल, वहीं से चले जाते हैं फिफ्थ डेंसिटी राह के पास। हाँ सही है, सही है, और अगर नहीं पहुंच पाए तो हमें राह वापस लाके हमारे कंकाल छोड़ देगा यहाँ पे कि गिन्नी अब इस कंकाल से करवा ले काम जितने भी तेरे को करवाने ना, लॉ ऑफ वन पढ़वा ले अब यहाँ से। ऐसा नहीं है, राह ध्यान रखता है, इतना ही भरोसा है आपको राह पे? अरे राह गलत पे बात। भरोसा है, इस ऊर्जा पे भरोसा नहीं है मेरे को, कहाँ ले जाके ओके, पटक देगी पता नहीं है ना। अभी तो राह ने बताया कि ये ऊर्जा ऐसे काम पे आती है, क्या करते हो पा? अरे तो वो कह रहा है ना कि ऊर्जा ये पांचवी घनत्वता और उससे ऊपर की घनत्वता के लोगों के इस्तेमाल के लिए है। हम घुस गए ना उसके अंदर तो रोस्टेड चिकन बन के वापस आ जाएंगे। खाएगा कौन? चलो किसी के खाने के काम तो आएंगे, सर्विस टू अदर्स हो जाएगा। और पता है हमारी कॉन्शियसनेस वहीं रह जाएगी, आपको पता है वो जो बॉडीज यहाँ पर आई है ना, बॉडीज तो इन्होंने जानबूझ के यहाँ पहुंचा दी, ये सोच के, ये कन्फेडरेशन का ही काम था, ये सोच के कि भाई इनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि हमारे कहाँ पहुंच गए, कॉन्शियसनेस वहीं रह गई, ट्रांस मतलब डायमेंशन क्रॉस करके कॉन्शियसनेस वहीं रह गई इनकी, लेकिन शरीर पूरे के पूरे यहाँ पर उतार दिए कन्फेडरेशन ने तो कि कहीं कॉन्शियसनेस तुम्हारे घर वाले फोर्थ फिफ्थ परेशान हो रहे सिक्स होंगे में गई आप होगी ना?
हाँ, क्रॉस करके 5वीं या 6ठी घनत्वता में फँस गए होंगे जाके। ले, और यही उस तो टाइम कह पे रही मैं हूँ। ये सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो 5वीं घनत्वता में हूँ मैं, मान लो करंटली, और अचानक से गिन्नी जी इस प्लेन के साथ यहाँ पे उतर गई और मैं गिन्नी जी की शक्ल देख रहा हूँ। मैं कहा, "कौन देश से आ रहे हो भाई साहब? ये कौन-सा रास्ता ले लिया तुमने? रास्ता उधर था, तुम कहाँ से इधर से घूम-घाम के मेरे घर आ गए और वो भी अनइनवाइटेड।" मैं तो वापस भेज देता, चलो वापस घर अपने-अपने। शॉर्टकट है ना? हाँ, शॉर्टकट रास्ता। हाँ, शॉर्टकट, बिल्कुल, शॉर्टकट। अच्छा, तो वही तो मैं कह रही थी, तो खैर ठीक है। तो फिर डॉन पूछता है कि ये जो पल भर में डायमेंशंस और डेंसिटीज क्रॉस करके इधर से उधर जाना, ये जो ट्रैवल आप करते हो, नॉट द स्लिंगशॉट इफेक्ट, मतलब वो गुलेल वाले इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो इफेक्ट यूज प्राइमरीली बाय जो 6 डेंसिटी के आप जैसे लोग जिस तरह से इसे इस्तेमाल करते हो, यहां से वहां पहुंच जाना पल भर में पलक झपकते, क्या ये बस ऐसे ही पहुंच जाते हो या ये सच में वो गुलेल वाला इफेक्ट है? आप किसकी बात कर रहे हो? So Ra कहता है, the former effect is that of which we speak. You may note that as one learns the, shall we say, understanding or disciplines of the personality, each of these configurations of prana is available to the entity without the aid of this shape. One may view the pyramid at Giza as metaphysical training wheels. तो वो ये कह रहा है कि भाई हम उसी की बात कर रहे हैं पहले वाले की, कि हमें आता है एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में कैसे ट्रैवल किया जाता है। कह रहे हम तुम्हें ये बता दें भाई, तुम नोट कर लो इस बात को, और तू तो स्पेशली कर ले डॉन के बच्चे, कि ये अगर कोई सीख लेना ये सारे डिसिप्लिन और ये सारे के सारे इस तरीके की इस पर्सनैलिटी का, क्योंकि जो प्राण है ना उस रचयिता का प्राण, वो तो हर जगह पे है, हर चीज़ में है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि अगर कोई सीख ले ना इस चीज़ को करना, तो कह रहा है उसको फिर ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे पिरामिड-विरामिड की। कह रहा है वो तो कहीं से भी निकल के कहीं पर भी पहुँच जाएगा, क्योंकि उसको रचयिता के प्राण का उसका पता है कि हाँ, ये तो सारा कुछ रचयिता की रचना के अंदर ही है। अगर वो उसके साथ मर्ज कर गया, उसको सीख गया, तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से चला जाएगा। और हाँ, हम तुम्हें ये भी बता दें, ये जो तू पिरामिड के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, ये गीज़ा वाले पिरामिड के चक्कर में, तो बेटे वो तो हमने तुम्हारे केवल ट्रेनिंग व्हील, मतलब हमारी तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था तुम लोगों को, कि देख लो ऐसी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में। कि आध्यात्मिक अगर अध्यात्म को ढंग से समझोगे, तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। हमारे लेवल पे मत सोचो, हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। और पता है आप लोगों की एक जानकारी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोगों को? ये अब आप लोग सारे भौचक्का हो जाओगे। एक सीरीज़ मैंने देखी थी गाया टीवी पे, मेरे को याद नहीं आ रहा उस सीरीज़ का नाम। उसमें पता है क्या बताया था सीरीज़ में, कि नहीं गाया टीवी पे नहीं, एक बंदे ने वहाँ पे सैटेलाइट्स वग़ैरह होते हैं ना, उनको चेक चेक कर रहा था, उसके गलती से उसके सैटेलाइट पे वो वीडियोज़ आने लग गए थे, मतलब उसके टीवी पे। तो वहाँ पे पता है क्या हो रहा था? जो हमारे यहाँ से ये रॉकेट में बैठ-बैठ के हवा में निकल के जाते हैं ना प्लैनेट से बाहर, इनके इनके रॉकेट के बाहर लाइट बीइंग्स खड़े थे, इनके इनके रूम के अंदर घुस गए, उसके अंदर रॉकेट के अंदर घुस गए। उनको देख के ही घबरा रहे थे। अरे! ये क्या चीज़ चल के आ गई, लेकिन इन्होंने इनको बिल्कुल हार्म नहीं किया। सही बता रहा हूँ मैम, ये हुआ है ये सीन। ये रॉकेट में बैठे हुए इनके खिड़की में से आके वो झाँक रहे हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है? कौन-सा बटन दबा रहे हो? हमें भी सिखा दो क्या कर रहे हो? ये सब होता अच्छा। है इनके साथ, जब ये बाहर निकल के जाते हैं। फिर वापस आके बंदर जैसी शक्ल लेके, अरे बहुत सही था, हमने तो पत्थर कलेक्ट कर लिए। हाँ, इतने पैसे जो तुम लगा रहे हो पत्थर कलेक्ट करने के लिए लगा रहे हो ना वहाँ पे मून पे जाने के लिए। हम ही बेवकूफ़ हैं सारी दुनिया में। और इनके सामने जब पहुँच जाते हैं ना, मैम बहुत केसेज़ में हुआ है इनके साथ, बहुत केसेज़ में, कि मतलब अच्छा। ये अपने उससे ये खिड़की से बाहर झाँक रहे हैं, स्पेस शटल से बाहर झाँक रहे हैं, और बाहर आ हाँ, गए ये राह वाले भाई लोग सारे मिलने के लिए, पूछने के हाँ। लिए कि हाँ भाई आज खाने में क्या बना है, हमें भी बता दो। तो जब भी इनके साथ ऐसा होता है, ये घबरा जाते हैं सारे के सारे। और कई केसेज़ में ऐसा हुआ है जो खिड़की है ना, वो खिड़की को क्रॉस करके उसके अंदर से निकल के आ गए। तो इनके और तोते उड़ जाते हैं कि भैया ये क्या है? ये चीज़ क्या है? ये लाइट सी अंदर घुस गई और एकदम से बाहर निकल गई। तो ये लोग और लेकिन वो क्वारंटाइन लगी है, तो ये लोग बाहर जाते कैसे हाँ, हैं ये बताओ? नहीं मैम देखो रॉकेट का इस्तेमाल करना सीख गए हैं ना ये। अपनी इच्छा से तो बाहर निकल के जा रहे हैं ये, लेकिन इनकी भी एक एक तो ये क्वारंटीन लगी हुई है, एक इस सोलर सिस्टम के बाहर भी लगी हुई है। वो तो इससे भी डेडली है, उसके साथ अगर इन्होंने कोशिश की ना, उसको नहीं पेनिट्रेट कर पाएँगे ये, इसको तो कर लेंगे।
पर इतना ओरायन तो तो सीख इसी गए सोलर हैं। सिस्टम के अंदर है ना। ये सोलर सिस्टम के अंदर से कहाँ से आ गया ओरायन? इस हाँ, गैलेक्सी के अंदर चारों भागों में है, गैलेक्सी के अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है। अरे हमारे सोलर सिस्टम में जब स्टार्स देखते हैं तो ओरायन के स्टार्स और प्लैनेट सामने नजर आते हैं। जहां अरे तो जुपिटर है, मैम वो सैटर्न है, प्लेनेट के मार्स अंदर है। प्लेनेट, अरे वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है वो जब आप हाँ, गैलेक्सी देखते हो ना, गैलेक्सी के अंदर है वो, सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है वो। अच्छा। और वैसे भी ये वहां से भी आते हैं ना, उसके अंदर एक पर्टिकुलर पता नहीं गैलेक्सी है या वो है सोलर सिस्टम है, जिसका नाम है बीटल गीज। वहां से आते हैं ये कलाकार उठ के। अच्छा, ठीक है। एक वीडियो भेजूंगा, फिर अगर मेरे को मिल गया आप लोगों को, तो आप उस वीडियो को देखना, हाँ, आपके होश उड़ जाएंगे उसमें। ठीक है, भेज देना। तो फिर डॉन कहता है कि ये जो पानी के नीचे पिरामिड है, फ्लोरिडा के बाहर, फ्लोरिडा के किनारे पे, वन ऑफ द बैलेंसिंग pyramids that Ra constructed or some other social memory complex, ये क्या आपने बनाया था या किसी और एंटिटी ने बनाया था? मतलब जो फ्लोरिडा में बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे जो बना हुआ है, ये पूछ रहा है ना हाँ ये? हाँ 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 हाँ। हाँ। तो राज जवाब देता है, द पिरामिड ऑफ विच यू स्पीक वाज वन whose construction was aided by six density entities of a social memory complex working with Atlanteans prior to our working with the, as you call them, Egyptians। कह रहा है ये वाला जो बनाया था ना, छठी घनत्वता के ही थे, हमारे ही थे। तो एक और छठी घनत्वता में केवल रा ही थोड़ी ना है, और भी तो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस बने हुए छठी घनत्वता के। हाँ, कह रहा है कि वो आए थे उठ के, कह रहे वो आए थे, उन्होंने जब अटलांटियंस की मदद कर रहे थे ना, किसी ने अभी बोला था ना कि वो बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस है, तो इसका मैंने मतलब वो अभी सही कह बोला रहे थे। था। अ, हाँ, अ, वो साइंटिस्ट ने हाँ बोला था, वो सही उसमें कह रहे लिखा थे। हुआ था। हाँ, तो वो कह रहा हाँ, है कि नीचे वो जो अटलांटिस था ना, अटलांटिस के टाइम पे हमसे पहले जो छठी घनत्वता वाले आए थे ना, कह रहे उन्होंने बनाया था, अटलांटिस को बना के दिया था ये। कह रहे उसके बाद फिर हम आए थे जब हमने इजिप्शियंस की हेल्प की थी। एक सेकंड। तो इजिप्शियंस की हेल्प की थी, तो वो कहता है कि आप बोल रहे थे कि आपने इजिप्शियंस के अलावा भी किसी की हेल्प की थी, वो कौन थे? तो मैम रा कहता है दीज एंटिटीज वर दोज ऑफ साउथ अमेरिका, वी डिवाइडेड आवर फोर्सेस टू वर्क विद इन दीज टू कल्चर्स। कहता है भाई वो भी हमारे ही दोस्त, हमारे ही थे, हमने आपस में अपने अपने ग्रुप बना लिए थे, एक चला गया था इजिप्ट, एक चला गया था साउथ अमेरिका, वहां पे मदद करने के लिए। और ऐसे बेकार के सवाल मत पूछा कर डॉन। तो डॉन पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल अ, आने दो। जो पिरामिड शेप है, अगर मुझे अगर मैं सही समझा, was deemed by a social memory complex at that time to be of paramount importance, as shall I say, a physical training aid for spiritual development. At this particular time in the evolution of a planet, it seems that you place little or no emphasis on this space. उस वक्त जब आप ये बनाने आए थे, आप लोगों के लोग छठी घनिष्ठता के, तब तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और आपने इसे सीखने के लिए या सिखाने के लिए आपने इसे बहुत महत्वता दी। अब आप कह रहे हो कि ये इसकी कोई महत्वता नहीं है, और अब इस आपके लिए ये एकदम अनइम्पोर्टेंट हो गया है पिरामिड। क्या ये सही है? तो रा कहता है हाँ सही है। बताइए क्यों सही है? नहीं मैम, इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में रा शायद ये बताने की कोशिश कर रहा होगा डॉन को कि तू जो ये पिरामिड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना भाई, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तू नहीं, हमारी गर्दन पकड़ रखी है इसके चक्कर में, और हम आपस में ये कह रहे हैं भाई कैसे पीछा छुटाए तेरे से। हाँ, पर ये हो वो रहा है इस आप वक्त। सोचते हो ना, इसमें क्या लिखा है, उसी पे हाँ मैं बता रहा हूँ। ध्यान दो। हाँ, हाँ फोकस करते हैं। तो रा कहता है दिस इज करेक्ट, it is our honored duty to attempt to remove the distortions that the use of this shape has caused in the thinking of your people and in the activities of some of your entities. We do not deny that such shapes are efficacious, nor do we withhold the general gist of this efficacy. However, we wish to offer our understanding, limited though it is, that contrary to our naive beliefs many thousands of your years ago, the optimum shape of initiation does not exist. वो कह रहे हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, कह रहे ये हमारी ऑनर और हमारा ड्यूटी थी कि भाई मतलब अब ये हमारा ऑनर और ड्यूटी हो गई है
कि ये जो हमने पिरामिड तुम्हें बना के दिए ना, उसकी वजह से तुम लोगों की सोच में जो विभाजन पैदा हुआ ना, कह रहे उसको रिमूव कर सके हम, उसको हटा सकें। इस शेप को लेके के ये जो तुम ये शेप को लेके बैठ गए हो ना, त्रिकोण शेप को, कह रहे इसकी वजह से और इसके अंदर जो कलाकारियाँ हुई हैं, जो इसके अंदर जो काम हुए हैं, उसको लेके ना तुम्हारे सबने अपने-अपने जो कहानियाँ तुमने गढ़ ली हैं ना, उन कहानियों की वजह से जो विभाजन पैदा हुआ है ना, अब हमारी ऑनर और ड्यूटी है उसको खत्म करने की। कहता है हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि भाई ये एफिकेशियस नहीं है, मतलब इस तरीके की जो शेप होती है पिरामिड जैसी शेप, ये इफेक्टिव नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ, इसका इस्तेमाल होता है और इसका इफेक्ट भी पड़ता है। कह रहे और हम तुम्हें ये भी बता दें और हम ये भी नहीं कोशिश कर रहे कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखें सँभाल के और तुम्हें ना दें, ये भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हालाँकि हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना, जो इसको जो समझने का जो तरीका है, इसकी जो इसको जो जो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं ना, बड़ा लिमिटेड तरीके से समझा पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भोलेपन में बिलीफ था तुम्हारे हज़ारों साल पहले कि भाई इसका इस्तेमाल जो है ना, बिल्कुल ऑप्टिमम शेप करके इसकी और इनिशिएशन को कर सकें। कह रहे पर वो ऑप्टिमम शेप हम तब भी नहीं बना पाए थे तुम्हारे यहाँ पे। हम तुम्हें ये बता दें सॉरी हमने बना दी थी, लेकिन आज वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है। इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि उसका इससे कोई लेना आज की डेट में एफिकेशियस नहीं है उतना। आज की डेट में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जब हमने बनाया था, तब बहुत इफ़ेक्टिव था ये। तो फिर आगे उसके और ऊपर एक्सपैंड करता है वो बात को। कहता है लेट अस एक्सपैंड अपॉन दिस पॉइंट। When we were aided by when we were aided by six density entities during our own third density experience, we being less bellicose in the extreme found this teaching to be of help. In third density, we had not developed the interrelationships of your barter or money system and power. Acha. We were in fact a more philosophical third density planet than your own, and our choices of polarity were much more centered about the shall we say understanding of sexual energy transfers and the appropriate relationship between self and other self. मैम देखा कितना क्लियर बोल दी इसने बात। कह रहा है कि देखो हम तुम्हें इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहे जब हम तीसरी घनत्वता में थे और हमें छठी घनत्वता वाले आए थे बताने के लिए, इस तरीके की चीजें समझाने के लिए कि भाई पिरामिड से ये होता है, ये होता है, ये होता है। कह रहे हमारा जो बिहेवियर था ना, हमारा तुम्हारे जैसा नहीं था कि आपस में लड़ मर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कह रहे हम हमारे लिए तो बहुत कारगर साबित हुई है टीचिंग। हम लोग क्योंकि इस तरीके के नहीं थे। कह रहे हम भोले थे, तो हम तुम्हारी तरह नहीं थे कि भाई एक दूसरे का फ़ायदा उठा लो और ये कर लो और वो कर लो। कह रहे और हम तुम्हें ये भी बता दें हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम भी नहीं था कि भाई तू मेरे को ये देगा, तो इसके बदले मैं तुम्हें ये दूँगा। या हमारे पास पैसे का सिस्टम भी नहीं था। हमारे यहाँ ना ही पावर की कोई भूख थी किसी को, कि भाई पावर में टॉप पे रहना है किसी के, ये करना है, वो करना है। कह रहे ये सारे ड्रामे हमारे यहाँ पर नहीं थे। कह रहे हम तो एक बहुत ही भोली सिविलाइज़ेशन थी। और जब ये हमें आए तो हमें इन्होंने जब ये बना के दिए ना हमारे प्लेनेट पे, मतलब वीनस पे भी बना के दिए थे इन लोगों ने, मतलब तब रा थर्ड डेंसिटी में थे और छठी घनत्वता वाले इनको देने के लिए आए थे। कह रहे तब हमारे लिए बड़ी कारगर साबित हुई थी। कह रहे और हम तुम्हें ये बता दें, हमारा जो प्लेनेट था ना पूरा थर्ड डेंसिटी यानी वीनस, कह रहे पूरा का पूरा आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है। ये ऐसे नहीं बढ़ा है जैसे तुम लोग बढ़े हो आगे। कह रहे तुम तो धर्म को मानते हो, तुम जानते थोड़ी ना हो। तुम्हें तो ये नहीं पता अध्यात्म चीज़ क्या है अभी भी। कह रहे और हम तुम्हें ये भी बताते हैं, हम लोगों की पूरी सभ्यता जो थी, क्या वो पूरी की पूरी केवल एक ही चीज़ सीखने में लगी हुई थी। ये सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके, इसको ये सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफ़र एक मर्द एक औरत के बीच में या किसी भी तरीके का, उसका कैसे इस्तेमाल किया हो कर सकते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए। हमारे रिलेशनशिप ऐसे थे, हम तुम्हारे जैसे नहीं थे। कि जी ऐसे कि काम मतलब ठीक है सेक्सुअल वो एनर्जी वगैरह किया, उसके बाद लग गए अपने काम धंधे पे दोबारा अपनी वही भेड़-चाल में। कह रहा हमारा ऐसे नहीं था, हम तो इसको भी बड़े आध्यात्मिक रूप से करते थे। फिर वो आगे कहता है, कह रहा वी स्पेंट अ मच लार्जर पोर्शन ऑफ आवर स्पेस टाइम वर्किंग विद द अनमैनिफेस्टेड बीइंग। In this less complex atmosphere, it was quite instructive to have this learned teaching device and we benefited without the distortion we found occurring among your people. कहता है कि हम तुम्हें ये बता दें, हमने तो बहुत समय बिताया इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए और जिसे तुम अनमैनिफेस्टेड बीइंग बोलते हो ना, यानी तुम्हारे अंदर की वो आत्मा, उसको समझने के लिए। कह रहे हमने तो खूब वक़्त बिताया इसको समझने के लिए। कह रहे और हमारे यहाँ का जो माहौल था ना, कह रहे वो माहौल इस तरीके की टीचिंग अगर कोई हमें दे दे, मान लो पिरामिड का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को और अपने अपने आप के बारे में और ज्ञान लेना, हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें,
कह रहे हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई ना हम लोग को छठी घनत्वता वालों ने, कह रहे हमने बड़े प्रेम प्यार से और बड़े सादर भाव से लिया उसको, और बिना तुम्हारी तरह नहीं विभाजित दिमागों से अपनी अपनी कहानियां बनाने लग गए। कह रहे हम लोगों ने इसको बहुत तमीज से इस्तेमाल किया और हमने खूब बेनिफिट उठाया इसका। कह रहे वी हैव रिकॉर्डेड दीज डिफरेंसेस मेटिकुलसली इन द ग्रेट रिकॉर्ड ऑफ क्रिएशन दैट सच नाइविटी शैल नॉट बी नेसेसरी अगेन। कह रहे इसीलिए हम लोगों ने अब जो ग्रेट रिकॉर्ड, मतलब क्योंकि इनके भी रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आंशिक रिकॉर्ड तो हो गया प्लैनेट का रिकॉर्ड, लेकिन ऐसे ही सब प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है जिसे बोलते हैं ग्रेट रिकॉर्ड, जहाँ पे सबके रिकॉर्ड रखे होते हैं प्लैनेट के क्रिएशन के, पूरी क्रिएशन के रिकॉर्ड, पूरे ब्रह्मांडों के रिकॉर्ड वहां पे होते हैं। कह रहे हमने वहां पे ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि अगली बार भोलेपन में किसी भी सभ्यता के साथ इनको दे मत देना, वरना ये ना बंदर अपने आप को तबाह कर लेंगे। तो अब ये इन्फॉर्मेशन वहां जा चुकी है, इसलिए अब उसके बाद इन्होंने किसी भी तीसरी घनत्वता को बना के नहीं दिए ये। अरे हमारे केस में तो हो गया था ये कि हमारे लिए ठीक हो गया या, लेकिन तुम्हारे केस में जो हुआ ना ये इन्फॉर्मेशन हमने वहां पे रिकॉर्ड में डाल दी ऑलरेडी। अच्छा किया डाल दी, वरना एक आध और प्लेनेट बर्बाद होता। तो फिर आगे वो कहता है एट दिस स्पेस टाइम वी मे बेस्ट सर्व यू वी बिलीव बाय स्टेटिंग दैट द पिरामिड फॉर मेडिटेशन along with other rounded and arched or pointed circular shape is of help to you। कह रहा है कि इस समय और इस जगह पे हम तुम्हें जितना हो सकता है ना अच्छे से अपनी सर्विस देने की कोशिश करते हैं, और हमारा ये बिलीव है हमारा, और हम ये मानते भी हैं कि इस तरीके के ये पिरामिड मेडिटेशन के लिए, पिरामिड हो गए, तुम्हारे मंदिर हो गए, तुम्हारी मस्जिद हो गई, तुम्हारे जितने भी सर्कुलर शेप हो, चाहे आर्क की शेप हो, चोंच वाली शेप हो, या कैसी भी शेप हो तुम्हारे यहाँ की, किसी भी तरीके का जो तुम्हारा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ये तुम अगर मेडिटेशन वहां बैठ के करो ना तो बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, ये हम जानते हैं अच्छे से। पर तुम वहां पे ये करते ही नहीं हो, तुम वहां जाते हो, घंटी बजाते हो, वापिस आ जाते हो अपने घर, और फिर तुम्हारा काम होता है अरे भिंडी जल गई। फिर उसके बाद वो कहता है हाउएवर इट इज आवर ऑब्जर्वेशन दैट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस अपॉन द, एक मिनट, हाउएवर इट इज आवर ऑब्जर्वेशन दैट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस upon the unmanifested being at this space-time nexus among your planetary people, it is best that the progress of mind, body, spirit complex take place without, as you call them, training aids. Because when using a training aid, an entity then takes upon itself the law of responsibility for the quickened or increased rate of learned teaching. अच्छा, कह रहा है ये हम, हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, ये हमने नोट किया है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी है कि इस तरीके की चीजें अगर तुम्हारे प्लेनेट के लोगों को बना के दे दी जाए ना, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में लग जाते हैं और वो अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो छोड़ छाड़ के इसके खेल में लग जाएंगे और इसका इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से अपने आप को एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में पहुंचा सकें, और जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर लग जाती है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आपके पास इस तरीके की कोई चीज है तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है, लेकिन तुम लोग उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करोगे उससे। हाँ, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है अभी भी, इस तरीके की चीजों का कैसे करते हैं इस्तेमाल। इफ दिस ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इफ वे मे यूज द मिसनोमर इज नॉट बीन पुट इनटू द प्रैक्टिस इन द मोमेंट बाय मोमेंट एक्सपीरियंस ऑफ द एंटिटी, देन द यूजफुलनेस ऑफ द ट्रेनिंग एड बिकम्स नेगेटिव। कह रहे हैं इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, अगर इस जिम्मेदारी को समझ के किसी ने इसको नहीं समझा और नहीं किया और जल्दबाजी के चक्कर में इसके लगा, तो हम तुम्हें ये बता दें कि अगर उसने इस तरीके की चीज करने की कोशिश की तो यही पिरामिड जैसी और यही सारी चीजें तुम्हारे लिए ट्रेनिंग नहीं होंगी, तुम्हारे लिए काम की नहीं रहेंगी, उल्टा तुम नेगेटिव हो जाओगे सारे के सारे, तुम्हारी सोच नेगेटिव हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ विभाजन हो जाएगा सारा का सारा, और यही बंदरों तुम्हारे साथ हुआ है। यहाँ पे वो जो कहता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस अपॉन द अनमैनिफेस्टेड बीइंग एट दिस स्पेस टाइम नेक्सस, इसका क्या मतलब है? कौन इसका से मतलब इन्फ्लुएंस? अनमैनिफेस्टेड बीइंग, अनमैनिफेस्टेड बीइंग मतलब रेनबो बॉडी की बात कर रहा है वो, जो तुम्हारे अंदर की रेनबो बॉडी है उसको बाहर निकालना होता है। Due to the जो complexity of करना influences upon the unmanifested being among your planetary people in this space-time, it is best that the progress of the mind-body-spirit takes place without training aids. तो आत्मा की बात, तो अभी यही तो आपने ऊपर बोला ना आत्मा की बात कर रहा है। सॉरी, आत्मा नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, यहाँ पे रेनबो बॉडी की बात हो रही है। अच्छा, रेनबो बॉडी की क्या? बात हो रही है, वो कह रहे हैं उस रेनबो बॉडी को बाहर निकालने के लिए ना,
तुम ये जो तुम ना जल्दबाजी करोगे इसकी ट्रेनिंग को लेके कि भाई हाँ ये पिरामिड से तो हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ये आत्मा मतलब हमारी जो ये रेनबो बॉडी बताएगी। वो ये कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब अलग अलग तरह के लोगों का या सोच का या बिलीफ सिस्टम का जो असर हुआ है तुम्हारी आत्मा पे, उसको देख के हमें ये लग रहा है कि आपको ट्रेनिंग एड्स यानी कि क्या बोलते हैं रिचुअल्स वगैरह यूज नहीं करने चाहिए। नहीं ट्रेनिंग एड मैम, यहाँ पे ट्रेनिंग एड जो बोल रहा है ना वो पिरामिड के बारे में बात कर रहा है। चलो कि इस तरीके की सही। ट्रेनिंग एड की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा चलो पिरामिड सही। तो आर यू श्योर, बिकॉज यहाँ ऊपर जब वो आप पढ़ रहे थे ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअल एनर्जी एंड वी स्पेंट अ लार्ज पोर्शन वर्किंग विद अनमैनिफेस्टेड बीइंग्स, 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि वो कह रहा है कि उन्होंने भूतों के साथ सेक्स किया, तो बाद में फिर अरे नहीं आपने नहीं 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 कि नहीं मतलब नहीं वो मैं आपको एक चीज, साइकिक। आपने इमेजिन करके देखना ये कैसी सिविलाइजेशन है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का इस्तेमाल इस तरीके से करने सीख गए थे कि जैसे मेल और फीमेल अगर आपस में इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो ये घंटों 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 इसकी प्रैक्टिस करते थे। और उस प्रैक्टिस को करते 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 ये सीख गए थे कि अपने अंदर की रेनबो बॉडी कैसे बाहर निकाली जाती है। एक मेल और एक अच्छा फीमेल दोनों ही सीख जाते थे ये बहुत समझ हाई एंड गई। लेवल की चीज है पर मैम। यहाँ पर तो ये सारे जो, झटपट। हाँ तो ये जो साइंस है ये ही तो बेसिकली तंत्र है, तो ये इस बुक में उसने तंत्र के बारे में बात नहीं की है क्या, या हिंदू रिलीजन के बारे में बात नहीं की है, सनातन धर्म के बारे मैम चाहे में? तंत्रा हो या कोई भी चीज हो, आप एक चीज जरा नोटिस करके देखना ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। कभी कभी हाँ कभी अपने आप ठीक से है। सवाल करना यार, चाहे ये तंत्रा हो या कुछ भी हो, ये आई कहाँ से इन्फॉर्मेशन। और हमें हाँ मुझे जो लग रहा है पर्सनली, मतलब हम लोगों को भी पढ़ने के बाद ऐसा लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं लोगों ने दी थी कि भाई तुम इन तरीकों का इस्तेमाल करके कर सकते हो। लेकिन बाद में जाके वो डिस्टॉर्ट हो गई, वो बात और है। हाँ ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सो डॉन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे इस सवाल का कोई फायदा है कि नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर भी पूछ लूं। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, इसका क्या फायदा था, क्या था ये? मैम जरा खोलना ही आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता, जब ये पहले अपने सवाल में बोल देता है मुझे लगता है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो फिर पूछता क्यों है, ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कई बार ये भी तो हुआ है कि उसने कहा तो रा ने कहा कि नहीं तुम्हारा सवाल बहुत जरूरी था। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इज अ चेस्ट दैट भगवान इज जाने, सपोज्ड टू राह हैव जाने और हेल्ड। ये डॉन जाने। Ark of the Covenant is a chest that is supposed to have held tablets of the 10 commandments brought down by Mount Sinai by Moses. ये रहा वो Ark of the Covenant. तो हिंदी में ट्रांसफर करके तो बता दो लोगों को कि है क्या चीज, इसके अंदर क्या रखा है। Ark of the Covenant वो डब्बा है, पता नहीं सोने का है कि किसका है, जिसके अंदर वो पत्थर के टैबलेट थे जिसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे, और वो माउंट सिनाई से मोसेस नीचे लेकर आए थे। ये वो डब्बा है। हाँ लेकिन अब इसका असली मतलब समझना, राह समझाएगा। वो कह रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या था, ये किस लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तो राह यहाँ पे जवाब दे, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट वाज दैट प्लेस वेयर इन दोज थिंग्स मोस्ट होली अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वन कॉल्ड मोइश were placed. The article placed therein has been called by your peoples two tablets called the the article placed therein has been called by your peoples two tablets called the 10 commandments. There were not two tablets. There was one writing in scroll. This was placed along with the most carefully written accounts by various entities of their beliefs concerning the creation by the one creator. वो कह रहे हैं कि ये आर्क ऑफ कोवेनेंट है ना, इसके अंदर मोइश जो हमसे सीख रहा था ना ये सारी चीजें, उसने बहुत होली चीजें रखी थी इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग रखी थी उसने इसके अंदर। इसने इसके अंदर स्क्रोल्स रखे थे, मतलब स्क्रोल्स मतलब जैसे वो नहीं होती लिपियां होती हैं, वो कागज के बड़े बड़े स्क्रोल्स होते हैं, उनके दो अंदर जो डंडे जो होते हैं, टीचिंग्स दो होती हैं। डंडों के बीच में पतली सी हाँ एक करेक्ट। पत्तों की या चमड़ी की
पेपर की तरह वो लगाया करेक्ट होता है, करेक्ट जो पुराने जमाने में राजा के सामने चिट्ठी पढ़ते थे। करेक्ट 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 कह रहे उस तरीके की जो वो थी ना वो रखी गई थी। कह रहे लेकिन बाद में तुम लोगों ने उनको तो निकाल लिया बाहर, उसके अंदर डाल दी अपनी 10 कमांडमेंट्स। हाँ इनिशियली इसके अंदर 10 कमांडमेंट्स नहीं थी, ये तो तुमको बताया गया है कि हाँ इसके अंदर 10 कमांडमेंट्स दी गई हैं। इनके अंदर इनिशियली स्क्रॉल रखे गए थे, और वो भी वो स्क्रॉल जिनको पढ़ के तुम उस अनंत रचयिता को समझने की और ज्यादा कोशिश, या कह लो उसकी समझदारी को समझ सको, उसकी लर्निंग ले सको, वो सारी चीजें रखी गई थी। फिर इसके आगे वो बोलता है, एक कहता है कि मिनट, दिस आर्क वाज डिजाइन टू। वो किसने रखे थे वो भी तो बोलो, कि बहुत अलग अलग तरह के एंटिटीज ने, मतलब अलग अलग ग्रहों से आए हुए लोगों ने, वो क्या सोचते हैं क्रिएटर के बारे में, क्या नहीं नहीं, अलग जानते अलग हैं, ग्रहों से नहीं आए। है हाँ हाँ हाँ, आप वो बोलो क्या बोलो बोलो बोलो, मैं सोचते सुन हैं, रहा हूँ। वो क्या जानते हैं, और वो क्या विश्वास करते हैं क्रिएटर के बारे में, वो उन्होंने पूरे डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे थे, लंबे लंबे, और बहुत ध्यान से और हाँ, सोच समझ के लिखे थे। हाँ, अब आगे बढ़िए। और सोच लो मैम, अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ लग जाए आज की डेट में भी, क्या लेवल की नॉलेज होगी वो। और वहां अच्छा, क्या डाला है, 10 कमांडमेंट। एक मिनट, खैर एनीवेज। अब यहाँ क्या लिखा है, एक मिनट में ये बताती हूँ। ये जो मैंने गूगल किया ना, livescience.com, उसमें लिखा है आर्ट ऑफ कॉवेनेंट इज अ चेस्ट, वो तो मैंने आपको बताया, जिसमें मोसेस लेकर आया। अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल, द आर्क वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इजराइलिट्स while they were camping out in Sinai desert. सिनाई रेगिस्तान में जब इजराइल के लोग वहां पर रह रहे थे इजिप्ट से भागने के बाद, तब उन्होंने वहां पे वो बनाया था। हिब्रू बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो इजिप्ट से कब भागे, और इसके बारे में काफी लोग बहस करते हैं। लेकिन वो बेबीलोन ने जब जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया, जीत लिया, तब वो आर्क गायब हो गया। आर्क हैज अ नंबर ऑफ सीमिंगली मैजिकल पावर्स। उस आर्क में, मतलब उस डब्बे में बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल। द Jordan river stopped flowing and remained still while a group of priests carrying the ark crossed the river. वो कहते हैं कि जब कुछ लोग जैसे गुरु होते हैं या पंडित होते हैं वहां के जूस के, वो लोग जब उस डब्बे को लेके जॉर्डन रिवर क्रॉस करना चाह रहे थे, तो वो नदी रुक गई थी ताकि वो लोग क्रॉस कर सके। इतनी जादुई शक्तियां। और भी बातें बताई गई हैं कि इजराइल के लोगों ने कैसे वो आर्क लेके वॉर में गए, मतलब जो युद्ध हो रहा था उसमें गए, और उस आर्क की जादुई शक्तियों से इजरायलियों ने अपने दुश्मनों को हराया। क्या बकवास लिखी है। The military efficacy of the ark in the act narrative, however, is initially called into question as the ark is captured by the Philistines and taken by them to the temple of the god Dagon in Ashdod. Anyway, this is crap. So उन लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से जो लिखना था लिख दिया। वो आप लिख आगे दिया, बढ़िए पार्थ। जबकि असलियत में रहा ये कह रहा है कि भाई उसके अंदर तो हमारे मतलब कन्फेडरेशन के ब्रदर्स वगैरह उठ उठ के आए थे, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी तुम्हें कि भाई रचयिता क्या है, कैसे है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, वो सारी चीजें दी थी। फिर वहां से वो तो हटा दिया, उसके अंदर रख दी 10 कमांडमेंट। ठीक है, अब आगे की कहानी और सुनो। आगे वो कहता है दिस आर्क वाज डिजाइन टू कॉन्स्टिट्यूट द प्लेस वेयर फ्रॉम द प्रीस्ट एज यू कॉल दोज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द डिजायर टू सर्व देयर ब्रदर्स, constitute the place where from the priests, as you call those distorted towards the desire to serve their brothers, could draw their power and feel the presence of one creator. However, it is to be noted that this entire arrangement was designed not by the one known to the confederation as Yahweh, but rather was designed by negative entities preferring this method of creating an elite called the Sons of Levi. तो वो कह रहा है ये जो आर्क थी ना, ये जो बनाई गई थी, कह रहे उस जमाने के जो ढंग के प्रीस्ट हुआ करते थे ना, मतलब जो सच में ज्ञान की पूजा किया करते थे, जो ज्ञान को समझते थे, कह रहे उन्होंने सर्विस टू अपने अदर्स भाई करना बहनों की चाहते मदद थे। के लिए, हाँ सर्विस टू अदर्स करना चाहते थे, कह रहे उन्होंने वो रखी थी वो इन्फॉर्मेशन वहां पे, उन्होंने जानबूझ के रखी थी
ताकि और वो इसको अपने पास इसलिए रखते थे कि वो जब इन स्क्रॉल्स को पढ़ें तो वो उस अनंत रचयिता की पावर अपनी पावर मतलब वो उसकी शक्तियों को अपने अंदर ला सकें, उसकी प्रेज़ेंस को महसूस कर सकें, उस अनंत रचयिता को महसूस कर सकें। कह रहे इसके लिए इस्तेमाल होता था। कह रहे हालाँकि हम तुम्हें ये भी बता दें, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो था ना, वो जो याहवे था ना, उसने नहीं किया था। जो कन्फेडरेशन कहता है नॉट बाय द वन नोन टू द कन्फेडरेशन एज़ याहवे। कह रहा है ये पूरा अरेंजमेंट याहवे ने नहीं किया था। कह रहा है बल्कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ ऐसी थी, जो यहाँ पर आके एक एलीट सिस्टम बनाना चाहती थी, जिनको तुम्हारे यहाँ पे सन्स ऑफ लेवाई बोलते हैं, मतलब लेवाई के बेटे। अब ये लेवी कौन है? सन्स ऑफ लेवी मैम पता नहीं क्या है। कह रहे कि उन लोगों ने किया था, अंदर 10 कमांडमेंट्स डाल दी और वो चीज़ निकाल दी, ताकि लोग उन 10 कमांडमेंट्स को मानने लग जाएँ रादर देन ये कि जो इन्फॉर्मेशन अनंत रचयिता से रिलेटेड है, वो ना लग जाए किसी के हाथ में और एक एलीट सिस्टम बन जाए और खुद उस एलीट सिस्टम में टॉप पे बैठ जाए। लेवी जो था इजराइल की एक जाति थी, ट्राइब ऑफ लेवी, बाइबल में जो लिखा गया है, जिसका एक बेटा जो था जिसका नाम जेकब था, descendant of Aaron, who was the first Kohen Gadol of Israel, was designated as the priestly class of Kohanim. उसके 3 बेटे थे, ब्ला ब्ला, गर्शोन, कोहत, मिरारी। मिरारी एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक धर्म हुआ करता था उस जमाने में। ये धर्म मतलब अच्छा ये जो भी है, जो भी हो चीज़ लेवी को ऊपर रख दिया और मोसेस को नीचे रख दिया देखो। हाँ। जबकि ये इन्फॉर्मेशन मोसेस ने निकाली थी अरे और लेवी लेवी वगैरह इन बाप लोगों के है, हाथ में लग गई। लेवी बाप हाँ। है, वो बेटों का बेटा है मोसेस। मैम इसके अकॉर्डिंगली जाओगे ना तो इन्फॉर्मेशन आपको डिसइन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। हाँ, ना ही मैं घुसो तो तो सिर्फ अच्छा ये है। बता रही हूँ कि क्या लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। खैर अगला सवाल करते हो। तो उसने एक एक इनडायरेक्टली ये बात बता दिया पूछूं, कि भई ये नेगेटिव एक लोगों बात ने किया है पूरा सारा का। एक बात हाँ, पूछूं। पूछो। मुझे हाँ। ना अभी वो पढ़ते पढ़ते मैं एकदम से इसलिए चुप हो गई क्योंकि मुझे एकदम से बहुत जोर से मेरा पूरा सर जो है वो पूरा घूम गया, झटका लगा बड़ी जोर से। अ, हाँ, तो ट्रुथ अब होगा कुछ, पूरा क्राउन मेरा टेंशन मत लो। मतलब एनीवे, तो इसका कुछ मतलब होता है? पता नहीं होता होगा मैम। कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। क्या पता। ओके, मुझे तो 1 मिनट के लिए लगा मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। ठीक है, चलो आगे चलें। मेथड ऑफ क्रिएटिंग एन एलीट कॉल्ड द सन्स ऑफ लेवी। तो डॉन पूछता है कि ये जो बनाया गया था, क्या ये क्रिएटर से या बात करने के लिए बनाया गया था या लोगों से बात करने के लिए बनाया गया था? आपने कहा कि वहां के जो पंडित थे उससे पावर ड्रॉ करते थे। ये किस तरह की पावर थी और ये कैसे चलता था? मतलब कि वो जो मैंने पहला वाला आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था उसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज थी, इसका मतलब वो सही था। ठीक है, आगे बताइए पा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या ये किसी तरीके का कम्युनिकेशन यानी क्या इस डब्बे का इस्तेमाल क्या किसी तरीके से बात करने के लिए हुआ करती थी? और आपने कहा कि भई इससे ना पावर खींची जाती थी। कुछ जो मतलब ब्रह्मांड की जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, वो खींची जाती थी। कह रहे वो किस तरीके की शक्तियाँ होती थी और ये किस तरीके से काम करता था? क्या हमें बताएँगे? तो रा कहता है दिस वाज़ चार्ज्ड बाय मीन्स ऑफ एक सेकंड रुकना मैम। By means of the तो रा materials कहता है with दिस which it दि was built. हाँ, दि दि 1 मिनट। तो रा कहता है दिस वाज़ चार्ज्ड बाय मीन्स ऑफ मटीरियल्स विद व्हिच इट वाज़ बिल्ट बीइंग गिवन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। It became an object of power in this way. And to those whose faith became that untarnished by unrighteousness or separation, this power designed for negativity. एक मिनट. It became an object of power in this way. And to those whose faith became that untarnished by unrighteousness or separation, this power designed for negativity became positive. And is so and is so to those truly in harmony with the experience of service to this day. कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना इसके अंदर जो मटेरियल रखा हुआ था ना जो जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था कह नहीं, रहा वो इस उसको तरीके का था बनाने के लिए
उसको बनाने के लिए, डब्बे को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया था। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसको बनाने के लिए जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था ना, वो इस तरीके का था कि वो इसके आस-पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड बना देता था। मतलब आप ऐसे सोच लो कि ये डब्बा है, इस डब्बे के चारों ओर एक रोशनी की फ़ील्ड बन जाती थी, जैसे एक गोला टाइप का सा नहीं होता, कह रहा वैसी बन जाती थी इसके आस-पास। कह रहा इसका इसको तुम कह सकते हो कि हाँ, वो जो फ़ील्ड थी ना, वो उस फ़ील्ड से तुम ऊर्जा खींच सकते हो एक तरीके की। इसको कहते हैं वो पावर। कह रहे इसका इसका पावर का मतलब हमारा ये है कहना। मैम क्या हो रहा है ये बूम-बूम करके आवाज़ आ रही है बीच में। अरे नहीं, खैर वो जो भी मेरी है। गलती है, मैं वो जरा थंबनेल के लिए फोटोग्राफ सेव करने की कोशिश कर रही थी, तो वो गलत नाम डाल दिया था मैंने। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। अच्छा, हाँ। तो वो कहते हैं कि उसके अराउंड ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड बन जाती थी और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड थी ना, इसका मतलब इससे लेना-देना है उस पावर का, क्योंकि उससे तुम ऊर्जा खींच सकते थे। कह रहे और जिन लोगों का फेथ मतलब जिन लोगों का विश्वास इस चीज़ से टूटा नहीं ना और ना ही वो किसी तरीके के गलत कामों में या विभाजन में फँसे। कह रहे हालाँकि इसको बाद में जाके जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया नेगेटिविटी के लिए किया, कह रहे लेकिन जिन लोगों का इससे विश्वास नहीं टूटा और जो गलत काम और विभाजन में नहीं पड़े, कह रहे उनके लिए इसने पॉज़िटिव काम करना शुरू कर दिया और वो इसकी वज़ह से पूरे के पूरे हार्मनी में रहने लगे। अपनी उनके अंदर की पूरी ऊर्जाएँ बिल्कुल सही संतुलित थी और फिर वो इसका दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करने लग गए उन पावर और उन ऊर्जाओं का। कह रहे और आज भी जो कुछ लोग हैं तुम्हारी इस धरती पे, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। कह रहे thus the negative forces were partially successful, but the positively oriented Moish, as this entity was called, gave to your planetary people the possibility of a path to the one infinite creator which is completely positive. कह रहे कि इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये नेगेटिव पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया। कह रहे आज भी ये पार्शियली मतलब ये आधा आधा ही हो पाया नेगेटिवली इस्तेमाल। आज भी क्या कहते हैं ये अगर तुम चाहो तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हो और करते भी हैं कई लोग। जो बिल्कुल प्योर होते हैं ना, वो इसका पॉज़िटिव इस्तेमाल करते हैं। और आगे वो कहता है इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं जो मोइश था ना, क्योंकि वो खुद बहुत पॉज़िटिव था, तो उसने एक तरीके से ये छोड़ दिया लोगों के लिए, वो ये छोड़ के गया लोगों के लिए कि इसके द्वारा तुम उस अनंत रचयिता के रास्ते पर चल सकते हो, जो कि पूरा का पूरा पॉज़िटिव रास्ता है। ये मोइश तुम्हारे लिए करके गया है। यार फिर इसके लेकिन आगे वो नेगेटिव बोलता है दिस फोर्सेस इज़ इन सक्सेसफुल कैसे हुए? जब मैम नेगेटिव को हो ये गए डब्बा अब पॉजिटिव कर देता जि है, तो फिर नेगेटिव फोर्सेस मैम सक्सेसफुल ने कैसे हुए? मैम नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करता, वो कहता है जो नेगेटिव होगा वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा, लेकिन जो जो पॉजिटिव है ना व्यक्ति उसके नहीं लिए नहीं पॉजिटिवली ही नहीं काम करता है। नहीं, ये देखो ना, यहाँ लिखा है to those whose faith became कहाँ that untarnished by unrighteousness or separation, this power designed for negativity became positive and is so to those truly in harmony with the experience of service to this day. तो फिर कहाँ से ये नेगेटिव फोर्सेस हुए? मैम वो कह रहा है जिन लोगों का विश्वास अनटार्निश मतलब जिनका विश्वास नहीं टूटा, ये कह रहा है वो, जिनका विश्वास हाँ नहीं टूटा, जो गलत रास्ते पर नहीं गए और जो हाँ विभाजन के रास्ते पे नहीं गए, कह रहे दिस हाँ। पावर डिजाइन्ड फॉर नेगेटिविटी। कह रहे डिजाइन तो जिन लोगों के हाथ लग गया था उन लोगों ने तो नेगेटिवली इसका इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिकेम पॉजिटिव। वही तो कह रही अच्छा, हूँ। हाँ, सही कह रहा है वो। तो फिर वो हाँ, कैसे सही कह कह रहे रहे हैं हो। कि नेगेटिव फोर्सेस वो पार्शियली सक्सेसफुल? हाँ, ये तो नहीं कुछ समझ में लेकिन आया। कुछ-कुछ लोगों ने तो नेगेटिवली नेगेटिवली किया ही होगा ना इसका इस्तेमाल मैम। अच्छा, हर ओके। किसी के केस में नहीं हुआ ना वो ये मैम हर किसी के केस में नहीं हो सकता ना। हमारी आदत होती है हम जनरलाइज़ करते हैं चीज़ों को। लेकिन हर किसी के केस में चीज़ें अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हार्नेस करता था, क्योंकि वो कुछ ऐसे खास धातु से बना था, तो ये डब्बा ही एक पावर का जरिया बन गया। तो जिनका विश्वास अडिग था और जिनके मन में विभाजन नहीं था, वो अगर कोई उनको नेगेटिव करना भी चाहे तो वो तो पॉजिटिव ही उनको हेल्प करता था, नेगेटिव हेल्प नहीं करता था। एंड इज सो टू those truly in harmony and with the experience of service to this day। और जो लोग सर्विस टू अदर्स करना चाहते थे उनके लिए तो पूरा हार्मनी में था, लेकिन क्योंकि वो पावर का जरिया था, इसलिए कुछ लोगों ने, नेगेटिव फोर्सेस ने उसको इस्तेमाल किया। ये कह रहे हो आप, राइट? हाँ मैम, बिल्कुल।
बिल्कुल। But the positively oriented Moshe, as this entity was called, gave to your planetary people the possibility of a path which is completely positive. अच्छा, Moses ने basically Moses उसने हमारे धरती के लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, यही कह रहा है ना वो? हाँ मैम। किसके जरिए? अच्छा, आगे और फिर बताइए। उसके आगे भी वो बोलता है दिस इज इन कॉमन विद ईच ऑफ योर ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सिस्टम्स which have all become somewhat mixed in orientation yet offer a pure path to the one creator which is seen by the pure seeker. कह रहे दिस इज इन कॉमन विद, कह रहे ये चीज ना अब आम है तुम्हारे हर रिलीजियस सिस्टम में, हर धर्म के अंदर तुम्हारे यहाँ पे कॉमन है कि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिक्स हो चुकी है अब। कह रहे लेकिन आज भी उन्हीं धर्मों का इस्तेमाल अगर कोई प्योर दिल से अगर इस्तेमाल करे तो पॉजिटिव रास्ता चुन सकता है उस अनंत रचयिता के रास्ते में चलने के लिए। अगर वो प्योर सीकर है तो मतलब अगर वो प्योरली उस अनंत रचयिता को जानना चाहता है ना, सच्चे दिल से अगर वो करेगा ना, तो आज भी उन मिक्स्ड धर्म के अंदर ये जो मिक्सचर बना, कह रहा है उस मिक्सचर के अंदर भी वो निकाल लेगा इसमें से पॉजिटिव चीज और निकाल के उस अनंत रचयिता से जाके मिल जाएगा। उसको नहीं रोक सकता कोई भी। तो डॉन पूछता है कि अब वो आर्क ऑफ कवेनेंट कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है उसको? तो डॉन कहता है रा तो कहता है डॉन मैं नहीं कहता है वी बताऊंगा। रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग। हाँ रा कहता है रा कहता है कि वी रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दिस क्वेरी ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डज स्टिल एग्जिस्ट एंड इज नॉट व्हिच वी वुड इन्फ्रिंज अपॉन योर पीपल बाय लोकेटिंग। कह रहा है कि हम इस सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करेंगे या हम नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि आज भी एग्जिस्ट तो करता है, तुम्हारे प्लेनेट पे ही है। कह रहे लेकिन अगर हमने तुम्हें बताया ना तो सारे के सारे तुम लोग सारा काम धंधा छोड़ के इसको ढूंढने में निकल जाओगे और इसका इसका मतलब ये हो गया कि हमने तुम्हें एक डायरेक्शन में गाइड कर दिया और ये तुम्हारी आजादी का उल्लंघन है। हम तुम्हें किसी एक डायरेक्शन में गाइड नहीं करेंगे। हाँ बस इतना बता रहे हैं कि तुम्हारी प्लेनेट पे है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि वो इतना पावरफुल है और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो लोग उसे पॉजिटिवली इस्तेमाल ना करें और उसके अंदर रखे हुए स्क्रोल लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए एलिट्स ने उसे छुपा दिया होगा, राइट? और क्योंकि वो इजिप्ट में गायब हुआ है, हाँ, बेबीलोन, इजिप्ट, जेरूसलम, वो वाले एरिया में, उस इजिप्ट में गायब नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे हुआ क्या था। जब जैसे अटलांटिस के टाइम पे कैटाक्लिज्म हुआ था उसी टाइम उसके बाद इजिप्ट में भी कैटाक्लिज्म हुआ। जब कैटाक्लिज्म हुआ जो जिनके पास ये पावर थी और ये सारी चीजें थी ना, उन्होंने ये डब्बे वब्बे उठाए और निकल के भागे वहां से। और जब ये भागे और जिस जगह पे जाके फिर वहां पे जाके इन्होंने डिस्टॉर्ट किया इन्फॉर्मेशन को। पर वहां पे लिखा था ना कि जेरूसलम और बेबीलोन का जब युद्ध हुआ था और जब उस युद्ध में इस डब्बे को लेकर गए थे, तो इस डब्बे की वजह से काफी मदद मिली जीतने में, और उसके बाद मतलब उस दौरान ये उसके बाद शायद ये डब्बा गायब हुआ, ऐसा कुछ लिखा था तो वहां। गिन्नी मैम कितनी भोली हो, गूगल की इंफॉर्मेशन पे चले गए आप। अच्छा, लाइफ साइंस था, अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो फिर डॉन पूछता है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज, creative energies. It has occurred to me that I really do not understand why unusable heat is generated as our earth moves from third into fourth density. वो कहता है कि मैं ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्रिएटिव एनर्जी है, मतलब क्रिएट करने वाली ऊर्जा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जब धरती तीसरी से चौथी में जा रही है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मतलब फिजूल में गर्मी पैदा हो रही है जिसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, और हकीकत में गर्मी देखो कितनी हो गई है। आई नो इट हैज टू डू विद डिसहार्मनी बिटवीन द वाइब्रेशंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डेंसिटी। तीसरी और चौथी घनिष्ठता में एकता नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और एक दूसरे को शायद पसंद नहीं करते, शायद इस वजह से होगा। बट व्हाई वुड दिस शो अप एज अ फिजिकल हीटिंग विद इन द अर्थ इज बियॉन्ड मी। लेकिन उसकी वजह से हमारे शरीर को इतनी गर्मी लग रही है या इतनी गर्मी हो रही है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे थोड़ा समझाओ। देखो मैम इसलिए तो सवाल तो आपने पूरा ढंग से पढ़ लिया, इसके बीच में एक पार्ट था ना जहाँ पे वो डिसहार्मनी बोल रहा है ऑफ बिटवीन द वाइब्रेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डेंसिटी। आपको याद होगा एक सेशन में रा ने कहा था कि ये तुम्हारे केस में हो रहा है ये ड्रामा, कि थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में प्यार से नहीं जा पा रही है तुम्हारी प्लेनेट।
कह रहे बाकी प्लेनेट पे तो जो लोग इस आध्यात्मिक इसका इस्तेमाल करके अपने प्लेनेट के साथ उसकी वाइब्रेशन को मैच कर लेते हैं ना, उस केस में तो ओ प्लेनेट और उसके लोग आराम से चौथी घनत्वता में मूव कर जाते हैं। ये ड्रामा ओ तुम्हारे प्लेनेट पे ही हो रहा है क्योंकि तुम्हारे यहाँ के लोग जो है ना उनकी वाइब्रेशन खराब है। अब ये इतना ज़बरदस्त जवाब है ना मैम, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के कि ड्रामा एक्चुअली में इस प्लेनेट पे चल रहा है तो चल क्यों रहा है? तो यहाँ पे अब रा इसको जवाब देगा। रा कहता है, "द कॉन्सेप्ट्स आर समवhat डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इन योर लैंग्वेज, हाउएवर वी शैल अटेम्प्ट टू स्पीक टू द सब्जेक्ट।" कह रहा देखो, ये जो कॉन्सेप्ट तुम हमसे समझना चाह रहे हो ना ये ऊर्जा का कि भई ये अचानक इतनी गर्मी हो रही है और ये अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा हो गई इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब क्लाइमेट चेंज हुए चले जा रहा है और ये सारी चीज़ें हुई चली जा रही हैं। ये मतलब क्यों हो रहा है ये सारा का सारा ड्रामा? तो रा इसे ये कह रहा है कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा-सा मुश्किल है तुम लोगों को समझाना गहराई में, क्योंकि तुम्हारी जो जिस लैंग्वेज का तुम इस्तेमाल करते हो ना, कह रहे उसमें अच्छा समझाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं समझाने की। कहता है इफ एन एंटिटी इज नॉट इन हार्मनी विद इट्स सर्कमस्टेंसेस इट फील्स अ बर्निंग विद इन। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल व्हीकल डज नॉट येट राइज, ओनली द हीट ऑफ द टेम्पर और द टीयर्स, ओ हीट ऑफ द टेम्पर और द टीयर्स एज यू मे डिस्क्राइब दिस डिसहार्मनी। तो पहले मैम इतना बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी धरती के ऊपर हार्मनी में नहीं है, मतलब अंदर से खुश नहीं है, तो कहता है उस केस में वो जो है ये जो गर्मी है ना, ये उसके अंदर रहती है, ये ऊर्जा उसके अंदर फँस जाती है। कह रहा है ये जो ओ टेम्परेचर जो है ना ये फिज़िकल व्हीकल के अंदर मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर अभी बढ़ मतलब फिज़िकल अभी शरीर के अंदर बढ़ता नहीं है। ये निकलता है हीट के तरीके से मतलब गर्मी के तरीके से निकलेगा तुम्हारे शरीर में से या आँसुओं के रूप में निकलेगा। ओ कह रहा जब तुम इतने परेशान हो जाते हो ना और सारी डिसहार्मनी नहीं, हो जाती है तुम्हारे हालात से अंदर, तो परेशान हो तुम्हारे जाते हो। जब तुम हालातों से परेशान हो जाते हो, बिल्कुल आपकी सही कह रहे हैं आवाज़ मैम। नहीं आ रही। ये तो कह रहे हाँ, तो मैम वो ये कह रहे हैं कि माइक जब ठीक इस से तरीके के पकड़ो, नहीं, हालात हो आपकी जाते हैं आवाज़ ना क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ, माइक ज़रा ठीक से पकड़ो। आ रही है आवाज़? हाँ, अब आ रही। अब आ रही मतलब है ना? मुझे ठीक ही है। नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं बोल रही थी। अच्छा, तो इसमें वो कह अच्छा, रहे हैं कि जब तो हालात इस तरीके के हो जाते हैं ना किसी व्यक्ति के साथ, तुम्हारे प्लैनेट पे, कि वो अंदर से बिल्कुल परेशान हो चुका है, वो अब टूट चुका है वो अंदर से, मतलब अब ना वो उसके अंदर परेशानियाँ हैं, उसके अंदर वो परेशान हो चुका है एक तरीके से। तो उसमें होता क्या है कि उसका जो फिज़िकल व्हीकल है ना, मतलब शरीर का तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कह रहे ये जो उसका टेम्पर है, मतलब जो उसका गुस्सा है, कह रहे वो गुस्सा बढ़ जाएगा और और वो आँसू। हाँ, और वो हाँ, और आँसू, कह रहे वो बढ़ जाते हैं उसके। कह रहे इसको हम कहते हैं डिसहार्मनी होना एक व्यक्ति के अंदर और डिसहार्मनी मतलब उसके अंदर की सारे चक्र उसके डिसबैलेंस हो गए। मतलब कह रहे इसको बोलते हैं हम बेसिकली वो डिसहार्मनी। हर वक़्त रोता रहता है और सारी उम्र मतलब चिढ़ता रहता है, गुस्सा करता रहता है, रोता रहता है, तो हाँ, ये कह रहा है हाँ, वो। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद फिर वो बोलता है हालाँकि मतलब हाउएवर इफ एन एंटिटी परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ योर स्पेस टाइम इन फीलिंग दिस इमोटिव हीट and disharmony, the entire body complex will begin to resonate to disharmony. And the disharmony will then show up as the cancer or other degenerative distortion from what you call health. कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली इस तरीके के मतलब लगातार इसी तरीके की फीलिंग के अंदर इसी तरीके के इमोशन के अंदर और अपने अंदर ये डिसहार्मनी को लेके बैठ गया ना और ये चलता रहा उसके अंदर तो उसकी पूरा का पूरा शरीर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आत्मा दिमाग और शरीर कह रहा पूरा का पूरा डिसहार्मनी में चला जाएगा और ये डिसहार्मनी में जब जाता है ना तब उसे हो जाता है कैंसर और बाकी की और दिक्कतें जो उसके शरीर में होनी शुरू होती हैं जिसको तुम बोलते हो हेल्थ कहता है उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होता है जब इस तरीके की चीज़ें हो रही है, डिसहार्मनी होती है तो। और मतलब ऊर्जा अगर तुम बैलेंस नहीं करे तो। तो उसके बाद फिर वो कहता है व्हेन एन एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ पीपल्स एंड कल्चर्स रिपीटेडली एक्सपीरियंस डिसहार्मनी ऑन अ लार्ज ग्रेट स्केल, द अर्थ अंडर द फीट ऑफ दीज़ एंटिटीज़ शैल बिगिन टू रेजोनेट विद डिसहार्मनी। कह रहे हैं अगर बस। मान लो पूरे शरीर, पूरे प्लैनेट के लोग अगर इस तरीके की डिसहार्मनी में हैं और उनकी कल्चर, पूरी की पूरी कल्चर अगर इस तरीके के डिसहार्मनी में है और इसी तरीके का ही मतलब डिसहार्मनी अपने को क मतलब इसको ही करते ही चले जा रहे हैं, इसको ही करते चले जा रहे हैं और यही अनुभव उनको मिलता चला जा रहा है। तो धीरे-धीरे ये डिसहार्मनी उनके नीचे की जो ज़मीन होती है, सीरियसली मतलब जिस ज़मीन को वो टच कर रहे होते हैं ना, कह रहे उस ज़मीन के अंदर जाने लगती है और वो काँपने लग जाती है उस डिसहार्मनी से वो ज़मीन। ज़मीन ही काँपने लग जाती है, उस इंसान के नीचे की।
उसको पता नहीं चलता है। वो डिसहार्मनी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लग जाती है, नीचे धरती के अंदर। फिर वो आगे कहता है, ड्यू टू द नेचर ऑफ द फिजिकल व्हीकल डिसहार्मनी शो अप एज ब्लॉकेज और ग्रोथ और एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स bodily complex is growth and maintenance. एक मिनट, ड्यू टू द नेचर ऑफ द फिजिकल व्हीकल डिसहार्मनी शोज अप एज द ब्लॉकेज ऑफ ग्रोथ और एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। कह रहे इसकी वजह से, इस डिसहार्मनी की वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा एक्चुअली होता है क्या, जो तुम्हारा शरीर होता है ना, जो तुम्हारा फिजिकल व्हीकल है, कह रहे उसके अंदर ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जगह 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 ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएंगी और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। जबकि तुम्हारा जो शरीर जिस तरीके से, तुम्हारी आत्मा दिमाग और शरीर जिस तरीके का बना हुआ है ना, उसका काम तो हमेशा ग्रो करना और अपने आप को मेंटेन करके चलना है। लेकिन ये जो डिसहार्मनी है, ये अनकंट्रोल्ड, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता फिर तुम्हारे शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर, दिमाग के ऊपर। कह रहे हो डिसहार्मनी अपने आप को फैलाना शुरू कर देती है और जगह जगह ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर। कह रहा है इन द केस ऑफ योर प्लैनेट, द पर्पस ऑफ द प्लैनेट इज द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्बिट and the proper location or orientation with regards to the other cosmic influence. In order to have this occurring properly, the interior of your sphere is hot. हाँ नहीं, पहले पार्ट बताता हूँ पहले। वो कहता है कि तुम्हारे प्लेनेट के केस में अगर हम बात करें, मतलब अगर तुम्हारी धरती के बारे में अगर हम बात करें, इसका पर्पस होता है अपने आप को मेंटेन करके चलना अपने ऑर्बिट के अंदर। मतलब जिस ऑर्बिट के अंदर वो घूम रही होती है, उसके अंदर अपने आप को मेंटेन करे और अपने आप को उस प्रॉपर लोकेशन पे लेके जाए जहां पे वो कॉस्मिक यानी पूरे ब्रह्मांड के जो इन्फ्लुएंस उसको मिल रहे हैं ना, वहां से जो ऊर्जा चल के आ रही है, वो उसको अपने अंदर प्रवाहित करे और अपना भी संतुलन बना के चले। कह रहे इन ऑर्डर टू हैव दिस ऑकरिंग प्रॉपरली, in order to have this occurring properly, the interior of your sphere is hot in your physical terms. Thus, instead of uncontrolled growth, or you begin to experience uncontrolled heat and is its expensive consequences. कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो तुम लोगों के अंदर ये जो डिसहार्मनी पैदा हो रही है ना, वो उसका असर जाके तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर पड़ रहा है और इसीलिए उसकी ये जो प्लेनेट है ना, ये गर्म होता चला जा रहा है। ये तुम डिसहार्मनी में हो, इसकी वजह से तुम्हारा प्लेनेट गर्म हो रहा है। तुम अगर मेडिटेशन करके शांत वांत अगर रहना शुरू कर दो, तुम्हारा प्लेनेट नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हारा प्लेनेट नॉर्मल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम अंदर से परेशान हो। वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ वो ये कह रहा है कि आपकी धरती जो है उसके अंदर सेंटर में आग है, गरम है। वो इसलिए है कि उसे अपने रास्ते पे, जो ब्रह्मांड में ईश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया है, उसके ऊपर चलना है, बाकी के ग्रहों के तालमेल में वगैरह वगैरह। अब आप लोगों के अंदर जो गुस्सा, दुख, तकलीफ होती है, जो आप 24 घंटे रोते रहते हो, कंप्लेन करते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, नफरत फैलाते हो, उसकी जो ऊर्जा है, गलत ऊर्जा आपके पैरों से धरती के अंदर जाती है और धरती बढ़ने के बजाय, क्योंकि धरती और आप बनाए गए हो ताकि आपकी बढ़ोतरी हो, अब वो धरती बढ़ने के बजाय उसके अंदर की आग बढ़ने लग गई है क्योंकि आपकी ऊर्जा उसमें जा रही है। इसकी वजह से आपको ये गर्मी महसूस हो रही है। राइट पा? हाँ मैम, बिल्कुल यही हो रहा है। और आप सोचो मैम, इस चीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि लोगों के बीच में डिसहार्मनी होने की वजह से प्लेनेट, मतलब ये इन्हीं का किया हुआ है और इन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। वाह, ये 2 घंटे होने वाले हैं और ये सेशन अभी भी बहुत लंबा है। हम लोग 60.21 पे आए हैं और 60.31 32 समझ लो, अभी 10 क्वेश्चन और हैं, तो पूरा करना है या 2 पार्ट में कर लें? मैम इसको 2 पार्ट में कर लो आप, क्योंकि अभी हम रिकॉर्डिंग बंद कर 2 देती पार्ट हूँ। में कर लो क्योंकि मेरे को भी कुछ काम है। हाँ मतलब मैं बंद ही कर दूं क्या, ये कह रहे हो? है, हाँ मैम आज के लिए सेशन इतना ही रखो क्योंकि मेरे घर पे ना मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, वो अच्छा, थोड़ा सा टाइम वहाँ भी लगाना पड़ेगा। आज भी वैसे अच्छा खासा खींच लिया हम लोगों ने, क्योंकि कल भी हाँ कर खींचेंगे। तो काफी लिया है, लेकिन अभी 1 घंटा और लगेगा, तो मैं सोच रही थी कि बेटर है कि इसे रोक दें। ठीक है, तो मैं 1 मिनट पहले तो मैं रिकॉर्डिंग रोकूं, यूट्यूब बंद करूं। ओके यूट्यूब, वील सी यू टुमारो, गुड बाय।
और इसके बाद रिकॉर्डिंग